नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कोविड अवेयरनेस सीरीज़ की दूसरी वीडियो में स्वागत है आपका। पहली वीडियो जो आपने देखी उसमें कमेंट्स किए, लाइक्स किए, शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने आपसे ये कहा था कि 2-3 दिनों में ही दूसरी वीडियो आ जाएगी, लेकिन बहुत सारी जो हमने स्टडी की कि चीज़ें जो हैं वो ऑथेंटिक ज़्यादा हों, उसमें स्टडी अच्छे से की। जो वैक्सीन वाला जो पार्ट था उसके बारे में हमने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी स्टडी की, तो उसके जो निष्कर्ष इतने निकले कि वो इतनी ज़्यादा लंबी स्टडी हो गई। तो उसकी वजह से हमने फिर ऐसा सोचा कि जो वैक्सीन वाला हिस्सा है उसको हम एक सेपरेट वीडियो रखते हैं, और जो वैक्सीन के रिलेटेड चिंताएं हैं, जो लोगों के गलत फहमियाँ हैं कि वैक्सीन अच्छी है या नहीं, तो उसको हम आज जो है आपके सामने रख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या आपको बताएंगे, क्या क्या हम इसमें सीखेंगे, पहले उन पे बात कर लेते हैं। तो आज का जो हमारी वीडियो होनी है वो होनी है कोविड अवेयरनेस सीरीज़ पार्ट 2, और जिसका जो टॉपिक है वो कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं हैं, सेफ्टी कंसर्न रिगार्डिंग कोरोना वैक्सीन्स। तो इस वीडियो में आज हम क्या क्या देखेंगे, क्या किन किन बातों पे ध्यान देंगे, और क्या क्या जो आपकी क्वेरीज और मिसकंसेप्शंस हैं उनको हम दूर करेंगे। सबसे पहला, जो हमने पहली वीडियो बनाई तो उसमें जो हमें कमेंट्स आए, तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि उन्होंने लोगों का कहना था कि क्या गारंटी है कि अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो उससे हमें इन्फेक्शन होगा या कोई नुकसान होगा, तो उसकी क्या गारंटी है। तो ये भी हम आपको समझाएंगे, गारंटी का क्या मीनिंग है या कितने % गारंटी है, कितने नहीं है, वो भी आपको हम डिटेल में बताएंगे। दूसरा जो हम कमेंट्स आया है, दूसरा जो क्वेश्चन है, वाई एमरजेंसी अप्रूवल। ये जो जितनी भी वैक्सीन्स आ रही हैं इनको एमरजेंसी अप्रूवल क्यों मिल रहे हैं, इस क्वेश्चन पे भी हम गौर फरमाएंगे, और इस क्वेश्चन को भी जो है आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है, वाई लो एफिसिस, इनकी एफिकेसी जो है वो इतनी लो क्यों है। इन वैक्सीन्स की, जो हमारी वैक्सीन्स है भारत की, कोविशील्ड की जैसे लगभग 65 समथिंग या 65%, तो उनकी इतनी एफिकेसी कम क्यों है वो भी हम आपको डिटेल में समझाएंगे, और एफिकेसी क्या होती है वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। वाई डेथ आफ्टर वैक्सीन, वैक्सीन लगवाने के बाद भी डेथ क्यों हो जाती है, इस क्वेश्चन का जवाब भी हम आपको देंगे। वाई साइड इफ़ेक्ट्स एंड AEFI यानी एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी वैक्सीन्स लगवाने के बाद जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो क्यों होते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब भी हम आपको देंगे। वाई कोविड आफ्टर वैक्सीन, वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना वायरस जो है वो क्यों हो जाता है, इस क्वेश्चन का जवाब भी हम आपको देंगे। व्हाट टू डू इन केस ऑफ कन्वर्टीज, यानी जिनको अदर बीमारीज़ हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या किसी के किडनी फेल है या किसी के फेफड़े ख़राब हैं, तो वो लोग क्या करें, वो वैक्सीन लें या ना लें, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हु शुड अवॉइड वैक्सीन, कौन लोग वैक्सीन ले सकते हैं, कौन लोग नहीं ले सकते हैं, इस बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। हु शुड अवॉइड वैक्सीन, यानी कौन लोग वैक्सीन से ना लें, वो भी बताएंगे। वैक्सीन आफ्टर कोविड, यानी कोरोना वायरस जिनको हो चुका है क्या वो भी दोबारा वैक्सीन ले सकते हैं, ये भी इस क्वेश्चन का जवाब भी हम देंगे। और अदर जो छोटे मोटे डाउट्स हैं उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मैंने एक आपको समअप में बता दिया है कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब जो है वो हम दे पाएँ। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं कोशिश करूँगा कि ये जो मेरी वीडियो है कम से कम समय ले, और चीज़ों को जो है वो मैं आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझा सकूँ। आपसे एक ही जो हम्बल रिक्वेस्ट की जाती है कि इस पे पहले भी कोविड अवेयरनेस सीरीज़ पार्ट 1 भी जो हमारी वीडियो आई है उस पर भी बहुत सारा लोगों ने अप्रिशिएट किया है, सम्मान किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया है। आपका सिर्फ इतना ही हम आपसे चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये लोगों तक जानकारी पहुँचे। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो है आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी इस इमरजेंसी में जो है वो थोड़ा बहुत जो अपने से हो सके करें। तो आइए बिना देरी किए हुए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
इमरजेंसी अप्रूवल क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन जो आजकल हर आदमी ये कह रहा है कि इन जो वैक्सीन्स हैं इनको इमरजेंसी अप्रूवल क्यों मिले हैं। ठीक है, तो आइए इमरजेंसी अप्रूवल के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कि जो भारत में ये जो वैक्सीन्स होती हैं या ये जो दवाइयाँ होती हैं इनको अप्रूवल कौन देता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जैसे अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में FDA जो है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वैक्सीन और दवाइयों को जो है वो अप्रूवल देती है। और इसी तरह भारत में जो संस्था है जो दवाइयों को और वैक्सीन्स को अप्रूवल देती है वो है CDSCO। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो दो संस्थाएं हैं, ये अमेरिका में हैं, ये भारत में हैं, यही वैक्सीन्स को और दवाइयों को जो है वो अप्रूवल देती है। तो सबसे पहले हमने संस्था समझ ली। अब हम ये समझते हैं कि इमरजेंसी अप्रूवल क्या है और स्टैंडर्ड अप्रूवल क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमरजेंसी अप्रूवल की। तो इमरजेंसी अप्रूवल जो है वो उस अप्रूवल को हम इमरजेंसी अप्रूवल बोलते हैं जो फेज़ 3, जो जब इनकी डेवलपमेंट परीक्षण हो रहा होता है वैक्सीन का, तो फेज़ 3 से यानी फेज़ 3 चल रहा होता है, उसकी रिपोर्ट्स आने से पहले ही अगर किसी वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी अप्रूवल। और अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड अप्रूवल जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, यानी उसमें इतनी टेस्टिंग हो गई होती है कि उसमें कोई इफेक्ट जो है होने के चांसेस नहीं होते हैं, इसीलिए उनको जो है वो गवर्नमेंट स्थायी अप्रूवल दे देती है, यानी वो फिर परमानेंट जो है वो उनके पास अप्रूवल रहता है। लेकिन जो इमरजेंसी अप्रूवल रहता है वो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी मीन्स अगर सरकार को ऐसा लगे कि इससे जो है वो इफेक्ट हो रहा है, इससे लोगों को एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, तो सरकार जो है उसका अप्रूवल कैंसिल भी कर सकती है या वापस भी ले सकती है। ज़्यादातर जो इमरजेंसी अप्रूवल वैक्सीन्स को या दवाइयों को मिलते हैं वो एपिडेमिक या पेंडेमिक के केस में ही मिलते हैं, यानी जो देश की बीमारी हो गई हो या पूरी वर्ल्ड की महामारी बन गई हो, यानी महामारी के केस में या कोई बहुत बड़ी बीमारी वैश्विक महामारी के केस में ही किसी भी वैक्सीन को जो है वो इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है। ऐसे में सामान्य स्थितियों में जो है वो इमरजेंसी अप्रूवल नहीं मिलता है। यहाँ पे EUA का मीनिंग है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, यानी जब पेंडेमिक हो या एपिडेमिक हो, जब वैश्विक महामारी हो या पूरी वर्ल्ड में महामारी हो, तो तब जो है वो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन जो है वो वैक्सीन्स को मिल जाती है जब थर्ड फेज़ जो है वो चल रहा होता है। ठीक है, सेकंड फेज़ हो गया होता है, थर्ड फेज़ की अभी रिपोर्टिंग वगैरह नहीं हुई होती है, तो थर्ड फेज़ में जो है वो इसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी अप्रूवल। यानी यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि स्टैंडर्ड अप्रूवल क्या है, इमरजेंसी अप्रूवल क्या है, जो हम बार बार जो अभी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि इन वैक्सीन्स को जो है वो इमरजेंसी अप्रूवल क्यों मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने इमरजेंसी अप्रूवल समझ लिया। अब हम जो मैंने यहाँ पे बात करी फेज़ 2 फेज़ 3, तो अब हम इन फेसेस की तरफ बढ़ते हैं और फेसेस को समझते हैं, यानी कैसे कैसे जो है वो किसी वैक्सीन की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट जो हमारा है वैक्सीन के विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ए वैक्सीन डेवलपमेंट, यानी वैक्सीन्स जो है वो उसके डेवलप कराने के क्या क्या स्टेजेस हैं। तो अगर आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि अगर हम आम तौर पे बात करें, सामान्य स्थितियों की बात करें, तो एक वैक्सीन को डेवलप कराने के लिए 10 से 15 साल जो है वो लगते हैं। ठीक है, तो फिर आइए अब हम इनकी स्टेजेस जो हैं वो जानते हैं। सबसे पहली जो स्टेज किसी भी वैक्सीन डेवलप कराने की जो होती है वो होती है प्री ह्यूमन ट्रायल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री ह्यूमन ट्रायल्स। प्री ह्यूमन ट्रायल्स में भी 2 फेसेस होती हैं। ठीक है, प्री ह्यूमन ट्रायल्स के जो 2 फेसेस हैं उसमें पहला फेसेस जो होता है वो होता है लेबोरेटरी स्टेज। लेबोरेटरी स्टेज को हम एक्सप्लोरेटरी स्टेज भी बोलते हैं। इसमें किया क्या जाता है एक्सप्लोरेटरी स्टेज में, इसमें जो वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट लोग जो हैं, वो ऐसे एंटीजन की खोज करते हैं जो भविष्य में मनुष्य को तकलीफ दे या भविष्य में या मनुष्य को कोई इतनी खतरनाक बीमारी ना फैलाए, बल्कि
सीमित मात्रा में जो है वो मनुष्य को अगर तकलीफ दे रहा है वो वाला एंटीजन, तो ऐसे एंटीजन की जो है वो लेबॉरेटरी स्टेज में खोज की जाती है। ठीक है, तो एंटीजन क्या होते हैं, मैंने आपको कोविड अवेयरनेस सीरीज पार्ट 1 की जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको एंटीजन्स बताए थे एंटीजन क्या होते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म्स में मैं अभी बताऊं, जैसे इसी सीरीज़ की जो तीसरी वीडियो आएगी उसमें मैं एंटीजन का पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी अगर आप शॉर्ट टर्म्स में समझें तो एंटीजन क्या होता है, ऐसे रोगाणु जो बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, ऐसे रोगाणु जो बीमारी को फैलाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी स्टेज यानी लेबॉरेटरी स्टेज में क्या किया जाता है, साइंटिस्ट जो है वो ऐसे एंटीजन की खोज करते हैं और ये लगभग जो समय लगता है इसका वो लगभग 2 साल तो इसमें लगते ही हैं। ठीक है, एंटीजन की खोज की जाती है। उसके बाद ही प्री ह्यूमन ट्रायल्स में जो दूसरा फेस आता है कि ट्रायल्स होते हैं एनिमल्स पे ऊपर। और एनिमल्स भी कौन से, ऐसे एनिमल्स जिनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन की तरह हो। ठीक है, प्रोबेबल ह्यूमन रिस्पांस यानी ऐसे एनिमल्स पे जो है वो ट्रायल्स होते हैं जिनका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन की तरह हो। फॉर एग्जांपल आप मंकी का देख सकते हैं या रैट्स का देख सकते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि रैट्स का भी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन की तरह होता है। मंकी का आप कह सकते हैं, तो ये जो है वो इनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन की तरह होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें फिर उसके बाद जब ऐसा साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि इसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर जो एनिमल्स पे ट्रायल हुआ है तो इसकी जो रिपोर्ट्स जो हैं वो ठीक आई हैं, तो उसके बाद फिर टिश्यू सेल कल्चर के द्वारा जो है वो इस एंटीजन को जो है वो डेवलप कराया जाता है। फिर उसके बाद जो ट्रायल आता है हमारा वो आता है ह्यूमन पे ट्रायल। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन पे ट्रायल की। तो जो ह्यूमन पे ट्रायल होता है उसमें 3 फेसेस होते हैं। ठीक है, ह्यूमन पे जो ट्रायल होगा उसमें 3 फेसेस होंगे। फेस 1 में जो है उसमें 20 से 80 के बीच में लगभग 100 से कम लोग ही जो है वो इसमें लिए जाते हैं। 20 से 80 के बीच में जो लोग हैं उनके ऊपर जो है ये ट्रायल किया जाता है फेस 1 में। और आमतौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फेसेस जब हम किसी भी वैक्सीन का या दवाई का जो ट्रायल कर रहे होते हैं तो वो बच्चों पे नहीं किए जाते, वो एडल्ट्स पे किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 20 से 80 के जो लोग हैं, मतलब 100 से कम 20 से 80 के बीच में संख्या जो है वो लोगों की ली जाती है, उसमें फेस 1 का ट्रायल जो है वो किया जाता है। अब हम बात करते हैं फेज़ 2 की। फेज़ 1 हमने देख लिया। फेज़ 2 में लगभग संख्या को बढ़ा दिया जाता है, 400 से 500 लोगों के बीच जो है वो ये ट्रायल किया जाता है। और इसमें हम ऐसे लोगों को फेज़ 2 में ऐसे लोगों को इंक्लूड करते हैं जो रिस्क ग्रुप के लोग हों। रिस्क ग्रुप के लोग क्या मीनिंग हो गया, जिनको आगे कोई बीमारियां हैं, जिसकी किडनी ख़राब है, जिसके लंग्स ख़राब हैं, या जिसको कैंसर की बीमारी है, यानी ऐसे रिस्की लोग हम लेते हैं। ताकि इसको लेने का मकसद हमारा ये रहता है कि हमें ये पता चल सके कि किन किन लोगों पे जो है ये वैक्सीन जो है वो लग सकती है, किन किन लोगों पे जो है वैक्सीन नहीं लग सकती है। इसीलिए हम डिफरेंट लोगों की जो है वो ट्रायल करते हैं जिन पे डिफरेंट बीमारियां जिन लोगों को होती हैं, ये जानने के लिए कि उन पे जो है ये वैक्सीन कैसा असर करेगी। तो इसके आप फेज़ 2 इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखना है कि इसमें रिस्की ग्रुप जो हैं वो लिए जाते हैं। और इसमें एक और टर्म है प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या टर्म है वो मैं आपको नेक्स्ट में समझाता हूँ डिटेल में। और उसके बाद फिर इसमें ये भी देखा जाता है फेज़ 2 में कि कितनी डोजेज़ देनी है, कितना जो है इसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, कितना टाइम, कितनी ड्यूरेशन लगेगी, इसमें कितने समय के बाद दूसरी डोज देनी है या कितनी डोज देनी है, ये सब जो है वो फेज़ 2 में सारा कुछ देख लिया होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि फेज़ 2 में ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो सारी कंप्लीट हो गई होती हैं। अब बात करते हैं फेज़ 3 की। तो फेज़ 3 में क्या होता है, फेज़ 3 में क्या होता है कि इसी ट्रायल को जो है वो बढ़ा करके सेवरल थाउजेंड्स लोगों पे, लगभग आप मान लीजिए 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, यानी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट जो जगहों पे जो है वो इसका ट्रायल किया जाता है फेज़ 3 का। और इसमें क्या, इसका फेज़ 3 का जो ट्रायल है वो क्यों किया जाता है, इसका ये लक्ष्य होता है कि रेयर साइड इफ़ेक्ट, जो बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट हों, वो भी जो है वो किसी भी वैक्सीन के पता चल जाए। और इसमें ये होता है कि बहुत सेवरल थाउजेंड्स लोगों पे जो है ये टेस्ट किया जाता है।
और इसमें एक और टर्म आ रही है एफिशिएंसी टेस्ट। अब एफिशिएंसी टेस्ट क्या है ये भी हम आगे समझेंगे, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है वो फेज़ 3 में होता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ रहा होगा कि इमरजेंसी, जब भी इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है तो वो फेज़ 3 चल रहा होता है। ये नहीं है कि फेज़ 3 नहीं होता है, फेज़ 3 हो रहा होता है, लेकिन जैसा आपको मैं बता रहा हूँ कि 10 to 15 ईयर्स जो है वो किसी भी वैक्सीन को डेवलप कराने में लगते हैं। तो लेकिन आपको पता है कि अभी जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। ऐसी स्थितियों में, पेंडेमिक की स्थिति जो है, ऐसी स्थितियों में क्या किया जाए? ऐसी स्थितियों में फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि जब फेज़ 2 तक जो है वो रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो फेज़ 2 के बाद जो है वो इमरजेंसी ऑथराइजेशन जो है वो मिल जाती है, यानी इमरजेंसी अप्रूवल जो है वो मिल जाता है। इसमें ये होता है कि फेज़ 2 तक हमें ये पता चल गया होता है कि इसका जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, साइड इफ़ेक्ट कोई इसका ख़ास नहीं है, बहुत रेयर। यानी आप ये मान लीजिए कि 10,000 में से अगर 3 लोगों पे कोई साइड इफ़ेक्ट जो है पता करना है तो वो फेज़ 3 में पता चलेगा, ठीक है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि जब इतनी सेवियर कंडीशन हो तो ऐसी कंडीशन में 10,000 में 3 लोगों की बात करें, या इतनी दुनिया, इतनी जो पेंडेमिक, इतना जो माहौल अभी का ख़राब है, तो ऐसे माहौल में हम उन 10,000 में से 3 लोगों को देखें या बाकी इतनी जनता को देखें, इतनी पॉपुलेशन को देखें कि उनको बचाना है, तो फिर ऐसे केसेस में गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक बीमारी ना हो जाए, इसीलिए जो है वो फेज़ 2 के बाद जो है वो इमरजेंसी अप्रूवल जो है वो वैक्सीन्स को मिल जाता है, ठीक है। अभी तक मैं अगर बात करूँ तो यूएसए में, यूरोप यूनियन में, कनाडा में, चीन में, पाकिस्तान में, भारत में जितनी भी वैक्सीन्स को अप्रूवल मिले हैं, सारी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल ही मिले हैं। किसी भी वैक्सीन को स्टैंडर्ड अप्रूवल नहीं मिला है, यानी उनका फेज़ 3 जो है वो अभी चल रहा है, उसकी रिपोर्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो नेक्स्ट हम फेज़ 4 भी होता है, लेकिन फेज़ 4 अगर हम बात करें तो फेज़ 4 जो है वो वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी का मीन्स है ये जो अच्छी सरकारें हैं या जो अच्छी कंपनियां हैं वो, उनको कंपल्सरी नहीं होता है, उनकी अपनी मर्जी होती है वो फेज़ 4 करें या ना करें। तो फेज़ 4 में देखा क्या जाता है कि फेज़ 4 जो अच्छी कंपनियां हैं वो फेज़ 4 भी जो है वो करती हैं, यानी जब स्टैंडर्ड अप्रूवल मिल जाता है। मैंने आपको जैसा बताया कि फेज़ 3 के बाद स्टैंडर्ड अप्रूवल तो मिल जाता है, यानी दवाइयाँ जो है वो मार्केट्स में आ जाती हैं, ठीक है। यानी वैक्सीन्स जब मार्केट में आ जाती हैं उसके बाद भी जो है वो फेज़ 4 ट्रायल जो है वो होता है, यानी अब जब वो वैक्सीन यूज़ हो रही है तो उसके वजह से कोई किसी को अगर इफ़ेक्ट होता है तो उसको भी जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको जो है वो फेज़ 4 बोला जाता है। यानी ये वॉलंटरी होता है, इसमें अच्छी सरकारें जो है वो कराती हैं। जैसे यूएसए ने, जैसे एक संस्था है यूएसए में जिसका जो है VAERS यूएसए में जो संस्था है, इसका क्या मीनिंग है? द वैक्सीन एडवर्स अफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम। तो यूएसए ने ये संस्था बना के रखी हुई है ताकि जो फेज़ 4 में जो लोगों के ऊपर जब वैक्सीनेशन होगा तो उसके जब, यानी मार्केट में जब वैक्सीनेशन आ जाएगी तो जब उसका यूज़ होगा तो अगर किसी के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो वो इस साइट पे जाके अपनी जो है वो कंप्लेन लिख सकता है कि हमें ये इफेक्ट हुआ है। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उस इफेक्ट की जांच करवाएगी, उस पर्सन की जो है वो जांच की जाएगी कि कब क्या इफेक्ट हुआ है, क्या रिकवरी हुई है, कैसे कैसे रिकवरी हुई है, ताकि गवर्नमेंट जो है वो रेयर इफ़ेक्ट जो भी वैक्सीन्स के हैं उनको जो है वो जान सके, और फिर जो कंपनियां हैं वैक्सीन्स बनाने वाली उसके बारे में भी थोड़ी जो है वो वहाँ पे उसमें एडिशन वगैरह जो कुछ जो है उसकी उसको सही कर सकें। तो फेज़ 4 भी जो है वो होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको डेवलपमेंट जो स्टेजेस हैं वैक्सीन डेवलप कराने की वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो इमरजेंसी अप्रूवल मिला है उसमें भी जो है वो अच्छे से जो ट्रायल्स हैं वो हो गए होते हैं। सिर्फ बहुत बड़ा ट्रायल जो सेवरल थाउजेंड्स लोगों पे किया जाता है वो नहीं हुआ होता है, बल्कि ऐसा नहीं है कि जो वैक्सीन्स अभी जिनको इमरजेंसी अप्रूवल मिला है उनके ट्रायल्स भी लगातार चल रहे हैं। उनकी सिर्फ रिपोर्टिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो फिर उनको स्टैंडर्ड अप्रूवल जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मैंने टर्म्स यहाँ पे यूज़ करी हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे वैक्सीन एफिकेसी क्या है,
ठीक है। व्हाट इज़ वैक्सीन एफिकेसी मैंने ऊपर पॉइंट ऐड किया था, एफिकेसी और प्लेसिबो मैंने 2 टर्म्स जो है वो ऊपर ऐड करी थी। आइए इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेसिबो के बारे में कि प्लेसिबो क्या है। तो प्लेसिबो की टर्म समझने के लिए आपको मैं सिंपल सी पहले एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। आपको फिर प्लेसिबो टर्म जो है वो समझ आ जाएगी। जैसे बात अगर सपोज़ कीजिए कोई, कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, यानी हमें कोई हल्का सा कोई बुखार या कोई हल्की सी हम बोलते हैं कि हमारे पेट में दर्द है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर को शायद ये पता चल जाता है कि इसको कोई ख़ास बीमारी है नहीं, ये ऐसे ही कोई हुई होगी पेट दर्द, पर इसको कुछ नहीं है, ठीक है। डॉक्टर को ये पता चल जाता है। पर ऐसे केसेस में कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि आपको भाई कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा वो इसलिए नहीं कहते हैं कि अगर मैं इसको ऐसा कह दूंगा कि तुम्हें कुछ नहीं है तो फिर जो आदमी है वो ये सोचेगा भाई ये डॉक्टर काम का ही नहीं, इसको पता ही नहीं चला मेरे अंदर बीमारी थी, बट इस डॉक्टर को पता ही नहीं चला। तो ऐसे में डॉक्टर लोग जो हैं वो ज़्यादातर ये करते हैं कि हमें कोई ऐसी दवा या कोई ऐसा कामसूल दे देते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं होता उसमें, ठीक है। उसमें कोई साल्ट, कोई उसमें जो है वो नहीं होता है, उसमें बिल्कुल मतलब बिल्कुल जो है हल्का सा कैप्सूल जो है वो हमें दिया जाता है, ताकि फिर उसको डॉक्टर जो है बोलते हैं इसको आप 3 समय लेना, उबले हुए दूध के साथ लेना, पानी इतना पीना, तो ये सब जो है वो डॉक्टर्स कह देते हैं, ठीक है। और फिर वही ह्यूमन बीइंग जिसको कुछ भी नहीं था वो उस बड़े अपने रिलीजियस तरीके से जो है वो उस दवाई को लेता है और फिर जो है वो जल्दी ही उसके ठीक हो जाता है। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान की स्थिति। यानी प्लेसिबो का मीनिंग क्या है, प्लेसिबो का मीनिंग है कि ऐसे ही जो मन के अंदर हमारे भय बन जाता है, ठीक है। जब हमारे मन में ऐसा ही कोई भय बन जाए, अपने आप में कोई भय बन जाए कि हाँ भाई मुझे ये बीमारी हुई है, ठीक है, तो ऐसी बीमारी में बड़ा ये रहता है कि ऐसे में हमें मनोविज्ञान की भावना जो है वो भी नुकसान कर सकती है। इसी को हम प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको प्लेसिबो इफेक्ट समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम इसी प्लेसिबो इफेक्ट को जो है वो डिटेल में समझते हैं। तो जैसे जो एफिशिएंसी की बात करें तो भारत में लोग कह रहे हैं भाई फाइज़र की जो यूएसए में है, मॉडर्ना की, उनकी तो 95% 94% एफिशिएंसी है, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड की है उसकी तो 67% है। ये क्या, ये तो पानी है, ये ऐसे ही है, कुछ नहीं है। तो मैं अगर आपको निष्कर्ष जो इसके निकालूंगा एफिशिएंसी के, बाद में हम बताएंगे आपको, वो इसका कोई ख़ास रोल नहीं है, एफिशिएंसी का कोई ख़ास मतलब नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही बात है, इस पे हमें इतनी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं जो फाइज़र ने अपना जो टेस्टिंग का जो हमें रिपोर्ट मिली है, जो रिपोर्टिंग उन्होंने दी है फाइज़र कंपनी ने, उसमें उसने ये कहा कि हमने 43,000 यानी 43,000 जो है वो लोगों पे जब वैक्सीनेशन किया, ठीक है। ये फाइज़र वैक्सीन की रिपोर्ट है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं अच्छे से। उन्होंने ये कहा कि हमने 43,000 के ऊपर जब ट्रायल किया तो उसमें से हमने ये किया कि 21,500 लोगों को वैक्सीन दिया और 21,500 लोगों को प्लेसिबो दिया। प्लेसिबो का मीनिंग आप समझ रहे हैं कि उनको जो है वो पानी की डोज दे दी गई। जब कोई हल्की सी वैक्सीन जिसका कोई इफेक्ट नहीं था, उसकी डोज जो है वो 21,500 को लोगों को वो दी देगी। ऐसा इसीलिए करती हैं कोई भी वैक्सीन कंपनियां जो हैं, वो ऐसा इसीलिए करती हैं कि कोई भी जब वैक्सीन वो बनाएं तो उसमें से प्लेसिबो इफेक्ट को बाहर निकाल लें। प्लेसिबो इफेक्ट मीनिंग मैं फिर आपको समझा रहा हूँ कि जो हमारे मन में डर आ जाता है किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी बीमारी का जो हमारे अंदर डर आ जाता है, उसकी वजह से जो हमें नुकसान हो जाता है, उस इफ़ेक्ट को माइनस करने के लिए जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो ये वाला जो तरीका है उसको इस्तेमाल करती हैं।
तो वही इसी तरीके को जो है वो हम समझ रहे हैं। इसमें उन्होंने क्या किया, ये जो 21,500 को एक्चुअल में वैक्सीन दी और 21,500 को जो है वो सिलाई या बिल्कुल पानी जैसी कोई वैक्सीन जो है वो पानी जैसी दे दी गई। लेकिन जो लोगों पे ट्रायल किया गया था वो उनको नहीं पता था कि हमें कौन सी वैक्सीन लगाई है, वो सिर्फ फाइज़र को ही पता था। ठीक है, फिर हुआ क्या, अब क्या निष्कर्ष निकले इसमें से, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले उसने बात करी कि अगर ऐसा हो, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो कि जिनके ऊपर जो 21,500 लोगों के ऊपर वैक्सीनेशन किया गया, एक्चुअल वैक्सीनेशन किया गया, अगर उसमें से यानी उसमें से फिर निष्कर्ष क्या निकले कि जब 21,500 में से को एक्चुअल वैक्सीनेशन दी गई और 21,500 को जो है वो पानी की जो है वो वैक्सीन किया गया, तो उसमें से फिर ऐसा पाया गया, फिर उन लोगों को जो है वो ऐसा प्रेरित किया गया, यहाँ ऐसी जगहों पे भेजा कि यहाँ पे जो है वो कोरोना उनको हो जाए, जहाँ पे उनके ऊपर कोरोना जो है वो अटैक करे। तो फिर बाद में जो रिपोर्ट आई तो उसमें 170 लोगों को, यानी 43,000 लोगों में से 170 लोगों को जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। लेकिन अब इसमें फाइज़र को एक्चुअल रिपोर्ट नहीं ना मिली, क्योंकि उनमें तो 21,500 तो वो लोग थे जो जिनको एक्चुअल वैक्सीनेशन किया था और 21,500 वो लोग थे जिनको एक्चुअल वैक्सीनेशन नहीं किया गया था। लेकिन ये याद रखना है, ये लोगों को नहीं पता होता, ये सिर्फ कंपनी लगाने वाले को पता होता है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकले, आइए समझते हैं। समझिए फॉर एग्जांपल अगर 85 इन 170 में से 85 लोग वो होते जो वैक्सीनेशन करने के बाद पॉजिटिव हो गए और 85 लोग वो होते जो प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से वैक्सीनेशन हो यानी पॉजिटिव हो गए, यानी उनको एक्चुअल वैक्सीनेशन नहीं किया गया था, सिर्फ वो डर के कारण, यानी उनको सिर्फ पानी का वैक्सीनेशन किया गया था और उनको जो है वो ऐसे ही कोरोना हो गया। तो ऐसे केस में हम जो एफिकेसी मानते, ऐसे केस में जो एफिकेसी मानते वैक्सीन की वो 0% मानते, और एफिकेसी निकालने का जो फार्मूला है वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अटैक रेट इन द अनवैक्सीनेटेड, यानी जिनको एक्चुअल में वैक्सीन नहीं लगी थी उनको, माइनस जिनको एक्चुअल में वैक्सीन लगी थी, और डिवाइड कर देना है टोटल लोग जिनको अनवैक्सीनेटेड लोग थे। ठीक है, टोटल रेट इन द अनवैक्सीनेटेड। तो इसमें जो है 0 आएगा ना, अटैक रेट इन द जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी वो भी 85 आए, माइनस जिनको वैक्सीन लगी थी वो भी 85 आए, तो 85 माइनस 85 हो गए 0, और नीचे क्या आएंगे, टोटल जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो टोटल हुआ है टोटल जो अनवैक्सीनेटेड थे वो थे 85 ही, तो 0 ऊपर 85 माइनस 85 0, तो 0/85 जब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा। तो ऐसे केसेस में जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो 0% हुई, यानी फिर ऐसे केसेस में तो वैक्सीन लगाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जितने विदाउट वैक्सीनेशन भी उतने ही पॉजिटिव आ रहे हैं और वैक्सीनेशन से ही उतने ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब वैक्सीन लगाने का कोई फ़ायदा इस एग्जाम्पल में नहीं होगा। अब हम दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरी एग्जांपल ऐसी ले लीजिए जिसमें जिनको वैक्सीन लगी थी वो 0 केसेस आया, और जो प्लेसिबो यानी जिनको पानी की वैक्सीन लगाई गई थी, एक्चुअल वैक्सीन नहीं लगाई गई थी, वो कितने केसेस आ गए, वो 170 के 170 केसेस वही आ गए। तो ऐसे केसेस में ऊपर आप फार्मूले में ऐड कीजिए कि जो अटैक रेट इन द अनवैक्सीनेटेड में 170 माइनस वैक्सीनेटेड में 0, 170 माइनस 0 170, और डिवाइड बाय अटैक रेट इन द अनवैक्सीनेटेड, तो अटैक रेट इन द अनवैक्सीनेटेड 170 डिवाइड बाय 170 हो गया 1 इंटू 100 हो गया 100%। यानी ऐसे केसेस में जब वैक्सीनेटेड में 0 पॉजिटिव केस आएगा और प्लेसिबो वाले सारे पॉजिटिव, यानी ये सारे जो ये वाले जो थे ये सारे प्लेसिबो वाले ही थे, तो उस केसेस में जो एफिकेसी है वैक्सीन की वो 100% हो जाएगी। तो हम मानेंगे कि वैक्सीन जो है वो 100% काम कर रही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो डाटा आया था वो ये वाला डाटा था। एक्चुअल डाटा जो इस ट्रायल में आया था वो ये था। तो आइए अब हम इस एक्चुअल डाटा के बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअल में जो डाटा मिला, जो फाइज़र ने एक्चुअल में डाटा कलेक्ट किया, तो उसमें 8 लोग ऐसे थे जिनको एक्चुअल में वैक्सीनेशन की गई थी, यानी 21,500 में से 8 लोगों को जो है वो एक्चुअल वैक्सीनेशन जिनको हुई थी उनको कोरोना पॉजिटिव वो हुए, और
162 लोग ऐसे थे जो उनको प्लेसिबो दिया गया था, यानी उनको पानी की जो है वो वैक्सीन दी गई थी, वो कोरोना पॉजिटिव हुए। ये एक्चुअल रिपोर्ट है। तो 8 जो है वैक्सीनेटेड वाले कोरोना पॉजिटिव और प्लेसिबो वाले 162 हुए। तो इसको जब हम फार्मूला में पुट करते हैं तो इसकी जो एफिकेसी रेट बनता है हमारा वो 95% रेट बनता है। और इसी तरह से इसी जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया, इसी तरह से ये जो है वो रेट निकाले गए हैं। फाइजर्स, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड का जो रेट है एफिकेसी का वो इसी तरीके से निकाला गया है। यानी अगर हम बात करें, अगर हम समअप में बात करें तो अगर हम 10 लोगों के ऊपर वैक्सीनेशन करते हैं, जो प्लेसिबो इफेक्ट का मीनिंग है कि 10 लोगों के ऊपर वैक्सीनेशन करेंगे, उसमें 5 हम एक्चुअल वैक्सीनेशन कर लेंगे और 5 जो है वो प्लेसिबो देंगे, यानी उनको पानी की डोज दे दी जाएगी ताकि उनका मनोविज्ञान चेक करने के लिए, ताकि किसी भी बीमारी में जब हम वैक्सीनेशन करेंगे तो उसका जो उसके डर था, उसका जो भय का भाव था, वो चीज़ें भी पता चलें कि भय की वजह से कितना अफेक्ट हुआ और एक्चुअल वैक्सीन की वजह से कितना अफेक्ट हुआ, वो जानने के लिए जो वैक्सीन्स कंपनियां हैं वो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करती हैं, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। नेक्स्ट हम ये आपको बात करेंगे कि ये जो एफिकेसी रेट है ना, इसका भी कोई ख़ास मतलब नहीं है, यानी इसका भी कोई मतलब इतना ज़्यादा हमें कहें कोई इतना ज़्यादा इसके बारे में हम चिंतित हों, ऐसा कोई इनका कोई निष्कर्ष जो है वो नहीं है। इनका भी जो है वो इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है। तो आइए अब हम उसी बात को समझते हैं कि अब एफिकेसी का रोल जो है वो इतना क्यों नहीं है, यानी एफिकेसी का कितना महत्व, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ एफिकेसी। ये जो एफिकेसी टर्म हम यूज़ की, जो हमने ट्रायल समझा कैसे हुआ, तो उसका इतना रोल नहीं है, उसी बात को हम समझते हैं। तो इसके बारे में समझने से पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ डाटा इनसफिशेंट। डाटा इनसफिशेंट का क्या मीनिंग है कि जब ये एफिकेसी रेट निकाला जाता है तो इसमें ये नहीं देखा जाता कि वो जो पॉपुलेशन जिसके ऊपर ये जो 21,500 43,500 जो रेट ट्रायल किया गया फाइज़र के द्वारा, उस पॉपुलेशन की इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रांग था, लो था, स्ट्रांग था, कैसा था, ऐसी कोई रिपोर्ट जो है वो एफिकेसी में नहीं दिखती है। एज और सेक्स, उनकी एज कितनी थी, कम एज के थे, ज़्यादा एज के थे, या वो गर्ल्स थी, बॉयज़ थे, ये वाला जो है वो भी एफिकेसी में नहीं बताया जाता है। और उस जगह का इन्वायरमेंट क्या था, वो जगह मतलब कौन सी जगह थी, उसका इन्वायरमेंट क्या था, गर्मी थी, सर्दी थी, कैसा वहाँ पे मौसम था, उसके बारे में भी जो है वो एफिकेसी रेट जो है वो नहीं बताता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट कि एफिकेसी रेट जो है वो स्ट्रेन के मामले में बिल्कुल इतना फ़ायदेमंद नहीं है। यानी स्ट्रेन अगर क्या पता, तब जो जैसे बात सपोज़ कीजिए कि अगर यूएसए में जिस वैक्सीन का एफिकेसी रेट निकाला है, तो हो सकता है कि जो यूएसए में स्ट्रेन हो वो जो भारत में स्ट्रेन हो वो थोड़ा उससे अलग हो। यानी स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन क्या होता है मैं आपको फिर समझा देता हूँ। तो स्ट्रेन जो है ये एक अनदर वैरायटी, यानी उसी वायरस की जो कोई नई उसमें कोई वैरायटी आ जाती है, उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो उसमें स्ट्रेन जो है वो चेंज अगर हो जाए तो तब भी जो है वो एफिकेसी रेट जो है वो इतना फ़ायदेमंद हमारे लिए नहीं रहता है। और दूसरा जो इसमें एफिकेसी रेट इतना जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका दूसरा कारण है टारगेट ऑफ वैक्सीन। यानी वैक्सीन का टारगेट क्या है, वो तो एफिकेसी रेट तो हम ये देखते हैं ना उसमें कि कितने लोगों को वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वैक्सीन का ये टारगेट है ही नहीं। और अगर आपको अभी भी वैक्सीन नहीं पता है तो मैंने पार्ट 1 जो कोविड अवेयरनेस सीरीज़ पार्ट 1 थी, उसमें मैंने वैक्सीन्स की डेफिनेशन अच्छे से आपको समझाई थी। लेकिन अगर हम फिर शॉर्ट टर्म्स में अगर आपको बताऊं तो वैक्सीन्स क्या होती हैं, एक एंटीजन क्या होता है, जिससे वो रोगाणु जिससे हमें कोई दिक्कत होती है, ठीक है, उसी रोगाणु उसी एंटीजन की एक हल्की सी डोज, यानी उसमें जो एंटीजन होता है वो जिंदा एंटीजन नहीं, मरा हुआ एंटीजन होता है, उसी एंटीजन की हल्की सी डोज जो है वो हमारे शरीर में डाल दी जाती है ताकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो पहले ही उस बीमारी से लड़ने के लिए जो है वो एंटीबॉडी बना दे।
वो है इस एंटीजन को जो हमारे शरीर में डोज की तरह डाल दिया जाता है, ताकि हमारी शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी बना दे उस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए। उसी को हम वैक्सीन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको वैक्सीन समझ आ गया। अब बात करते हैं कि एफिकेसी। तो बात है कि जो इतने लोगों पे वैक्सीनेशन हुआ तो उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन वैक्सीन का ये टारगेट है ही नहीं। वैक्सीन तो ये कहती ही नहीं कि जब हम किसी को वैक्सीन लगाएंगे तो उनको बिल्कुल भी इन्फेक्शन होगा ही नहीं। अब वैक्सीन का क्या टारगेट है, तो उसको यानी अगर हम वैक्सीन का क्या टारगेट है उसको हम पहले समझ लेते हैं। यानी पॉसिबल स्टेजेस आफ्टर कंटेक्ट विद एंटीजन, यानी जब आपको किसी भी एंटीजन के साथ कंटेक्ट होगा आपका, यानी किसी भी एंटीजन क्या होता है, वो रो का वो हिस्सा जो बीमारी को फैलाता है, ठीक है। तो जब भी आपको एंटीजन के साथ कंटेंट आपका होगा तो सबसे पहले क्या केस हो सकता है कि आपको कोई भी इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो सकती है, ठीक है। नंबर 1, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकती है। दूसरे केस में आपको इन्फेक्शन होगी भी थोड़ी बहुत, लेकिन आपको उसके कोई लक्षण वगैरह नहीं दिखेंगे। तीसरी स्टेज यानी उसमें आपको थोड़े बहुत कम जो है वो सिम्टम्स दिख सकते हैं, बहुत कम जो है वो लक्षण दिख सकते हैं। उसके बाद जो स्टेज आती है उसमें मॉडरेट सिम्टम, यानी बहुत कम से थोड़े से ज़्यादा, यानी थोड़े थोड़े सिम्टम जो हैं वो आपको अपने अंदर जो है वो दिखते हैं। उसके बाद है सवेयर सिम्टम। सवेयर सिस्टम में यानी आपको थोड़ी ज़्यादा हेडेक हो गई, तेज़ बुखार हो गया, 1-2 दिन के लिए बुखार हो गया, या हेडेक हो गई, या कोई और किसी में टेस्ट वगैरह नहीं आ रहा है, तो उसमें हम आपको उसको जो है हम सवेयर सिम्टम्स बोलते हैं। उसके बाद जो स्टेज आती है वो है हॉस्पिटलाइजेशन, यानी अगर सवेयर सिम्टम ज़्यादा हाई हो गए, यानी और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है, तो फिर हम हॉस्पिटलाइजेशन वाली स्टेज आ जाती है। और फिर अगर हॉस्पिटलाइजेशन में भी कुछ नहीं बनता तो फिर दुर्भाग्य से जो है वो मौत भी हो सकती है। तो ये पॉसिबल स्टेजेस हैं एंटीजन के कंटेक्ट आने के साथ। अब ये तो स्टेजेस थी कि जब हम किसी पे हमारे ऊपर कोरोना का अटैक होगा या तो ये वाली स्टेजेस जो है वो आ सकती हैं। अब वैक्सीन किन स्टेजेस की बात कर रहा है, ठीक है। जो एफिकेसी रेट है वो तो सिर्फ इस स्टेज की बात करती है कि नो इन्फेक्शन, लेकिन जो वैक्सीन हमारा है वो किन स्टेजेस की बात करता है। वैक्सीन हमारा जो टारगेट, यानी वैक्सीन जो टारगेट पे बनाई जाती है वो इस टारगेट पे बनाई जाती है तो सबसे पहले कि भाई इन्फेक्शन ना हो। तो अगर इन्फेक्शन हो भी तो सिम्टम्स ना हो, अगर सिम्टम्स हों भी तो इतने ज़्यादा ना हो, ठीक है। और अगर थोड़े हो भी गए तो मॉडरेट रहें, ज़्यादा ना हो। और अगर और भी ज़्यादा कंडीशन बनती है तो सवेयर सिस्टम तक ही जो है वो इसको रोक दिया जाता है, ठीक है। यानी वैक्सीन्स का जो टारगेट रहता है वो एक्चुअली यहाँ तक, और अगर इससे भी स्थितियाँ थोड़ी बिगड़ें तो सवेयर सिम्टम्स हों, लेकिन जो है वो 2-3 दिन के बाद बुखार वगैरह होने के बाद या आपका स्वाद बिगड़ने के बाद या हेडेक होने के बाद जो है आप ठीक हो जाते हैं अगर, तो उसको जो है वो वैक्सीन्स का टारगेट जो है वो, यानी अगर यहाँ तक कोई वैक्सीन जो है वो सफल हो जाती है, यानी मॉडरेट सिम्टम ही रहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा जो है उसकी एडवर्स कंडीशंस नहीं होती हैं, तो ऐसे केसेस में जो है वो वैक्सीन की दुनिया में वैक्सीन को जो है वो 100% सफल माना जाता है। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ गया कि एफिकेसी तो सिर्फ इसकी बात करती है, लेकिन वैक्सीन का जो टारगेट है वो मॉडरेट सिम्टम, और उससे भी अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएं तो सवेयर सिम्टम से आगे जो है वो वैक्सीन का टारगेट नहीं सेट किया जाता है, यहाँ तक कि जो है वो वैक्सीन का टारगेट सेट किया जाता है। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया कि वैक्सीनेशन का टारगेट क्या है। अगर आप ये किसी से पूछते हो कि वैक्सीन से हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, वैक्सीन से हमें सिम्टम्स नहीं आने चाहिए, वैक्सीन से हमें थोड़ी बहुत हमारे हेडेक या सिर दर्द जहाँ पे आप वैक्सीन लगवाते हो वहाँ पे दर्द अगर होती है आपको, तो अगर आप इन चीज़ों की बहस किसी के बारे में करते हो तो वो बिल्कुल बेफजूल बहस है आपकी, क्योंकि वैक्सीन का जो टारगेट है वो यहाँ तक जो है वो सेट किया गया है। और अगर बाई चांस अगर कंडीशंस बिगड़ती भी हैं तो यहाँ तक की सीमित रखा जाता है, उससे ज़्यादा जो है वैक्सीन का टारगेट नहीं सेट किया जाता है। अब हम आगे समझते हैं। दूसरा केस है कि टारगेट ऑफ वैक्सीन क्या,
हम ये बात कर रहे हैं कि अगर एफिकेसी रेट जो मैंने आपको बताया कि जो वैक्सीन का टारगेट है, वैक्सीन का जो टारगेट है यहाँ तक, अगर एफिकेसी रेट यहाँ तक निकाला जाता, अगर एफिकेसी रेट यहाँ तक की जो स्टेजेस हैं उनको देख करके निकाला जाता, तो एफिकेसी रेट जो आया है 95%, वो 99.9% से भी प्लस आता। यानी वैक्सीनेशन होने के बाद जो है वो बहुत बहुत कम जो है वो चांसेस होते हैं कि सवेयर सिम्टम्स हो या हॉस्पिटलाइजेशन हो, ऐसा बहुत रेयर चांस होता है। नहीं तो वैक्सीन से जो वैक्सीनेशन करने के बाद जो इफेक्ट होता है वो यहाँ तक ही सीमित रहता है। ये हम आगे डिटेल में समझेंगे कि वैक्सीनेशन से आपको क्या इफेक्ट या वैक्सीनेशन के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। चलिए अब हम अगले वाले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। दूसरा जो है कोविड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट, वही जो यानी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अब कुछ लोगों के मन में ऐसे भाव हैं, ऐसे लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई हैं पहले की कि कोविड वैक्सीन के ये साइड इफ़ेक्ट हैं, ये हैं, वो हैं, जितने भी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और एक्चुअल जो साइड इफ़ेक्ट जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है उनसे जो जान के हमें जानकारी मिली है, जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई उनको क्या इफ़ेक्ट हुए, मैं आपको वही बताऊंगा। मैं आपको कोई भी इसमें फेक जो डाटा है वो आपके साथ नहीं शेयर करूंगा। जो डाटा रियल डाटा है वही आपको बताऊंगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो क्या देखने को मिले हैं या इससे क्या क्या आपको इफ़ेक्ट होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ लोगों को जो है वो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं देखने को मिला है। ठीक है, ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। ऐसे लोगों की जो संख्या है नो साइड इफ़ेक्ट की, वो मतलब आप मान सकते हैं कि 10 से 20 या 30% के बीच में लोगों को जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब आती है बात नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट की। तो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सोर आर्म। सोर आर्म का मीनिंग होता है जहाँ पे आप वैक्सीन की सुई लगवाते हैं वहाँ पे आपको सूजन वगैरह या दर्द वगैरह, या वहाँ पे आप हाथ लगाने से भी दर्द आपको होता है, तो इसको हम बोलते हैं सोर आर्म। ठीक है, बॉडी एक यानी आपको बॉडी में शरीर में दर्द होता है वैक्सीन लगवाने के बाद, या हेडेक होती है यानी सिर में दर्द होता है, चिल्स यानी ठंड लगती है, अगर नोज़िया होता है, फीवर, अगर आपको वैक्सीन लेने के बाद जो है वो बुखार वगैरह हो जाता है तो उसका भी जो है वो यहाँ पे जो है वो ये भी हो सकता है। यानी आपको फीवर भी हो सकता है, यानी इतना फीवर नहीं होगा बट नॉर्मल जो है वो फीवर हो सकता है। फैटिग मीनिंग हो गया जिसमें आप जो है वो थकान वगैरह महसूस करें। ठीक है, तो अगर आपको थकान वगैरह जो महसूस होती है तो वो भी आपको इसमें जो है वो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट इसका देखने को मिलेगा, थकान वगैरह। ठीक है, अगर हम बात करें नोज़िया की, तो नोज़िया होता है जिसमें उल्टी वगैरह का मन होना, किसी चीज़ खाने पीने में टेस्ट ना लगना, तो ये इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं। इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो अक्सर जो वैक्सीन लगाते हैं उनको हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो है इतनी चिंता की कोई बात नहीं होती है, ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब ये साइड इफ़ेक्ट होते क्यों हैं, अगर मैं आपको ये बात समझाऊं तो इस बात को समझ लेते हैं पहले। ठीक है, ये साइड इफ़ेक्ट जो है वो होते क्यों हैं। सबसे पहले जब वैक्सीन्स जो है वो हमारे शरीर में लगाई जाती है तो मैंने आपको बताया कि वैक्सीन्स का काम क्या है, उसमें ऐसा जो है वो एक एंटीजन डाला गया होता है जो हमारी बॉडी में जो है वो एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, तो अगर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो एक्टिव है तो जैसे ही उसको वैक्सीन लगा तो उसमें जो है वो तुरंत से काम शुरू कर दिया, तुरंत से एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी, तो उस केसेस में आपको साइड इफ़ेक्ट जो है वो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट जो है वो हो सकते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने ये समझ लेना है कि आपको जो है वो एंटीबॉडी शरीर में बन रही है। और जिन लोगों को नो साइड इफ़ेक्ट होता है, ज़्यादातर आप ये सोचिए कि जो हाई एडल्ट एज के लोग हैं यानी जिनकी उम्र ज़्यादा है, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो जिनकी उम्र ज़्यादा है उनके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनकी उम्र ज़्यादा है उनमें होता क्या है कि उनका जो
इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो इतना जल्दी से काम नहीं करता है, इतना एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, सप्रेसिव हो गया होता है। तो जब उनको वैक्सीन लगाई जाती है तो उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम इतना एक्टिव नहीं होने के कारण उनमें जो एंटीबॉडी बनती हैं वो आस्ता आस्ता एंटीबॉडी बनती हैं। तो इसीलिए जो है जिनकी ज़्यादा एज है उनमें भी साइड इफ़ेक्ट जो है वो इतने कम देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कुछ लोग को साइड इफ़ेक्ट होता भी हो, अगर इसमें जो इसमें हमें कोई प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है, पर हम कह सकते हैं कि अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप में मतलब चाहते हैं कि भाई हम मर्द हैं, अगर हम कहेंगे कि हमें ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इसमें हमारी जो सुपरमैन वाली, जो आप जानते हैं सुपरमैन वाली जो भावना रहती है मन के अंदर, तो ऐसा भी केस हो सकता है कि कोई किसी को थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम हो भी, लेकिन वो अपनी भावना की वजह से अपनी कि मेरे मर्दानगी पे कोई क्वेश्चन ना करे कि आप कैसे मर्द हो भाई, एक सुई लगाने से आपको दर्द हो रहा है, एक छोटी सी वैक्सीन जो नॉर्मल वैक्सीन है उसको लगाने से आपको ये हो रहा है। तो ऐसा भी जो है वो हम कह सकते हैं कि ऐसे भी लोग होंगे जिनको जो बोलेंगे कि हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके तीसरी जो हम साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं वो है अदर्स एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी AEFI फुल फॉर्म हो गई एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी को वैक्सीनेशन करवाने के बाद जो है जो साइड इफ़ेक्ट यानी सेवियर साइड इफ़ेक्ट यानी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट अगर हो जाएं, जैसे ख़राब कंडीशंस हो जाएं, सेवियर कंडीशंस हो जाएं जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, या हॉस्पिटलाइजेशन से भी काम ना बने तो बदकिस्मती से जो है अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो ऐसे केसेस भी हो सकता है, लेकिन ऐसे केसेस जो हैं वो बहुत बहुत रेयर हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि 10 लाख में जो है वो आपके 3 लोगों की संख्या ऐसी हो सकती है जो वैक्सीनेशन के बाद जो है वो उनकी डेथ हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि उनकी जो डेथ हुई है वो वैक्सीनेशन से हुई है या किसी और कारण से हुई है। तो इसी बात को जो है वो हम समझेंगे कि आखिर डेथ या हॉस्पिटलाइजेशन या ये जो डेथ हुई हैं, साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, उनकी वजह क्या है वो भी हम आगे जाके समझते हैं, आप डोंट वरी। तो अब हम बात करते हैं कि इन साइड इफ़ेक्ट को देख करके हमें क्या कंक्लूज़न मिले, साइड इफ़ेक्ट से क्या निष्कर्ष निकलते हैं, यानी ये जो हमने साइड इफ़ेक्ट समझे इससे हमें क्या पता चला। तो सबसे पहले 2 बातें हमने कही, नो साइड इफ़ेक्ट की या नो कंक्लूसिव लिंक, यानी नो साइड इफ़ेक्ट वाली बात को हम समझ लेते हैं पहले कि जिन लोगों ने कहा, यानी जब हमने साइड इफ़ेक्ट पढ़ा तो अब हम ये भी समझेंगे ना कि अब ये साइड इफ़ेक्ट जो हमने पढ़े इससे हमें क्या कंक्लूज़न मिला। तो वही कंक्लूज़न आपको समझाने के लिए कि जो साइड इफ़ेक्ट की जो बात आप लोग करते हैं उनके कंक्लूज़न क्या हैं, उनके पीछे आइडियाज़ क्या हैं। तो सबसे पहले वो लोग जो नो साइड इफ़ेक्ट वाले हैं उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एज की, यानी जिन लोगों पे साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ उनकी एज क्या थी। पहले हमें ये जानना चाहिए उनकी एज क्या थी। अगर उनकी हायर एज होगी तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इतना एक्टिव नहीं होता है, तो उसकी वजह से उनमें जो एंटीबॉडी बनती हैं वो स्लोली बनती हैं, तो उसकी वजह से उनके ऊपर वैक्सीनेशन का जो है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो ऐसा भी अभी रिसर्च में आया है, इसके ऊपर कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इंटरप्रिटेशन में ये साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है कि जो मेल्स में इसमें जो है वो मेल्स में कम इफ़ेक्ट हुआ है, ठीक है। ऐसा देखने में पाया है कि मेल्स में जो है इसका इफ़ेक्ट कम पाया गया है। तो इसकी जो साइंटिस्ट इसके बीच में क्या डेफिनेशन देते हैं कि मेल्स में जो कम इफ़ेक्ट हुआ है उसकी क्या वजह है। तो साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं मैन में, उनकी मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा जो है वो ह्यूमन में ज़्यादा होती है और उसी की वजह से वो उनका काम क्या होता है, वो इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, यानी जो हमें बुखार वगैरह होता है ना उसको जो है ये हार्मोन रोकते हैं। तो उनकी मात्रा ह्यूमन्स में मैन में ज़्यादा होती है, मेल्स में ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से मेल्स पे जो है वो इफ़ेक्ट इसका कम दिखाई देता है। एक स्टडी जो USA में हुई है उसमें यह भी रिपोर्ट आई है कि इसमें जो है वो फीमेल्स में
जो जब किसी एक हॉस्पिटल में जो है वो ट्रायल किया गया तो उसमें 100 लोगों पे ट्रायल किया गया, तो 100 में से जो वुमेंस ने कहा कि हमें थोड़े बहुत जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, उसमें वुमेंस की जो 79% थी और जो मैन थे वो 29 लगभग के पास थे। ठीक है, 29 के लगभग लोग जो मैन थे उन्होंने कहा कि हमें नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। तो ये वाला पॉइंट आ गया मैन पे बेसिस, ठीक है, सेक्स पे बेसिस की मैन या वुमेन पे जो है वो साइड इफ़ेक्ट जो है वो थोड़े थोड़े वेरी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें हम कहेंगे कि इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, यानी इसका ये मीनिंग है कि कुछ लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम इतना हाई हो जाता है कि उनको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स जो है वो लेनी पड़ती हैं। अब आप इससे क्या समझेंगे कि किसी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत हाई हो जाना, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है जो आपको एलर्जीज़ वगैरह होती हैं ना, जिन लोगों को एलर्जी होती है या ऑटो इम्यून या और भी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन लोगों को जिनको एलर्जी होती है उनकी एक ही वजह होती है कि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स जो है वो उन लोगों को देते हैं जिनसे उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ा सप्रेस हो यानी कम हो। ठीक है, तो ये भी जब ऐसे लोग जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले रहे होंगे तो ऐसे केसेस लोगों को भी जो है वो साइड इफ़ेक्ट कम होंगे, क्योंकि उनको ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा एक्टिवनेस से, इतनी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ये वैक्सीनेशन जो है वो काम नहीं करेगी, स्लोली करेगी। ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है वो है इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कुछ लोगों की डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो आगे ही डेफिशिएंट है, यानी वो आगे ही बड़ा लो है, उसकी वजह से भी जैसे HIV हो गया, एड्स के पेशेंट्स हो गए, HIV के पेशेंट्स हो गए, या SCID CVID के जो पेशेंट्स होंगे, तो ऐसे लोगों के अभी इम्यूनो डेफिशिएंसी रहती है ऐसे लोगों में, तो ऐसे लोगों को भी जो है वो साइड इफ़ेक्ट बहुत कम मिलेंगे, यानी उनमें भी एंटीबॉडी जो है वो आस्ता आस्ता बनेंगी। और इसमें जो साइड इफ़ेक्ट, नो साइड इफ़ेक्ट में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा वो है सोशियो कल्चरल पेयर प्रेशर, यानी सोशल, किसी को सोशल हो सकता है, भाई मैं सोसाइटी में नहीं बताऊंगा, ठीक है, किसी को कल्चरल हो सकता है। और पेयर प्रेशर यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है पेयर प्रेशर का। अब पेयर प्रेशर का क्या मीनिंग है इसको समझाता हूँ मैं आपको। पेयर प्रेशर का मीनिंग है, मान लीजिए 2-3 फ्रेंड्स थे, लड़के थे, तो उनको वैक्सीन लगवाई गई। अब वो एक दूसरे को ना नहीं बताएंगे, अगर उनको थोड़ी बहुत पेन वगैरह हुई भी होगी ना, तो वो अपने आप में कहेंगे भाई अगर हम मर्द हैं, अगर हम कहेंगे कि हमें थोड़ा दर्द हो रहा है तो हमारी मर्दानगी पे शक होगा, हम सुपरमैन नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना, यानी उनके अंदर सुपरमैन वाली भावना रहती है। तो ऐसे में भी वो, अगर उनको थोड़ा बहुत कोई इफेक्ट हो भी, थोड़ा बहुत बुखार अगर उनको हो भी हल्का सा, तो वो नहीं बताएंगे, यानी पेयर प्रेशर भी रहता है। तो नेक्स्ट जो जिसमें नो साइड इफ़ेक्ट वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट बनता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी इसमें हर पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफरेंस रह सकता है कि किसी पर्सन को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, किसी पर्सन को साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता है। इसमें कोई हमारे पास कोई ऐसी फिक्स रिपोर्ट नहीं है कि कौन से लोगों को होगा या कितने % होगा। इसमें हम ऐसे प्रोबेबली ही कह सकते हैं कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफ़र करेगा कि किस पे साइड इफ़ेक्ट थोड़ा होगा, किस पे नहीं होगा, या किस पे जो है वो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस साइड इफ़ेक्ट हुआ, नॉर्मल हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, इससे जो है वो कोई कंक्लूज़न निकलता है, नहीं निकलता है। तो जो भारत सरकार के जो साइंटिस्ट की, जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो वैक्सीनेशन करवाने के बाद अगर किसी की डेथ हुई भी है तो उससे कोई कंक्लूसिव लिंक नहीं निकला है, यानी उससे ये कोई उसकी डेथ का ये लिंक नहीं निकला कि इसकी डेथ जो है वो वैक्सीनेशन से ही हुई है। ठीक है, ऐसा अभी तक कोई लिंक डेवलप, यानी कोई लिंक रिपोर्ट नहीं हुआ है कि जो इसकी वैक्सीनेशन करवाने से ही इसकी पर्टिकुलर मौत हुई है, उसकी और भी वजहें हो सकती हैं। वो कौन सी वजहें हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि साइड इफ़ेक्ट का कोई कंक्लूसिव लिंक जो है वो वैक्सीनेशन से नहीं निकलता है। ये साइड इफ़ेक्ट क्यों होते हैं, हो सकता है थोड़े बहुत वैक्सीन से होते हों, लेकिन कैसे होते हैं वो भी हम आगे समझते हैं। ठीक है, और इससे तीसरा जो हमारा कंक्लूसिव पॉइंट निकलता है साइड इफ़ेक्ट से,
वो अगर मैं आपको कंक्लूज़न में बताऊं को साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है, तो कंक्लूज़न इसका ये है कि नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे इम्यून फंक्शन ट्रिगर्ड। इम्यून फंक्शन ट्रिगर्ड का मीनिंग ये हो गया कि इसमें जैसे ही आप वैक्सीनेशन करवाएंगे तो इसमें तुरंत से क्या होगा कि आपके अंदर एंटीबॉडी बढ़ना स्टार्ट होगी, और जैसे ही आपके अंदर हलचल मच जाएगी यानी एंटीबॉडी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसी की वजह से क्या होगा, फिर आपको छोटा मोटा बुखार वगैरह हो सकता है, लेकिन वो आप ये समझें कि हमारे अंदर एंटीबॉडी बन रही हैं। और यहाँ इसकी दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर किसी को पहले की इन्फेक्शन हो गई थी, यानी किसी को पता नहीं चला था, सपोज़ कीजिए अगर किसी को कोरोना हो गया था लेकिन उसको इतना हुआ नहीं, उसको कोई सिम्टम्स नहीं दिखा या उसको पता ही नहीं चला कि मुझे कोरोना हुआ था, तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं ऑलरेडी हैड एंटीबॉडी, यानी उनके अंदर पहले की एंटीबॉडी बनी हुई थी। तो जैसे ही उनको वैक्सीन लगाई गई, यानी जैसे ही वो मरा हुआ वायरस उनके बॉडी के अंदर आया, तो बॉडी ने तुरंत हमला बोल दिया, क्योंकि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी पहले की बन गई थी, तो उसकी वजह से बॉडी ने हमला बोल दिया, और हमला बोलने से जो है वो आपको थोड़ी बहुत जो है वो इफ़ेक्ट होगा ही। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो साइड इफ़ेक्ट के कारण हो सकते हैं। अब मैंने आपको बताया AEFI, तो AEFI का क्या मीनिंग मैंने आपको बताया, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो अब इन्हीं एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के क्या हम निष्कर्ष निकालें, क्या कंक्लूजन्स लें, आइए समझते हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, तथ्य व निष्कर्ष। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन्स। इनके बेसिस पे ये जो इफेक्ट हुए हैं, साइड इफ़ेक्ट जो हुए हैं, इनके बेसिस पे क्या कंक्लूज़न निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात ये आपको कहें, तो मार्च 28, 2021 को एक डाटा जो है वो गवर्नमेंट की एजेंसी के द्वारा जो है वो बताया गया, जिसमें क्या डाटा था उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो इसमें इस डाटा में जो कहा गया, जो 28 मार्च 2021 को रिलीज़ हुआ डाटा, इसमें ऐसा बताया गया कि तब जब ये डाटा रिलीज़ किया गया गवर्नमेंट की एजेंसी के द्वारा, तो तब ये कहा गया, तब जो है 6 करोड़ लोगों को 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा दी गई थी। ठीक है, और उसमें जो रिपोर्टिंग हुई, उसमें जो 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया था, उसमें जो रिपोर्ट आई, तो उसमें ये रिपोर्ट आई कि जो एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जो बनी, यानी जो साइड इफेक्ट हुए, वो 617 लोगों को हुए। 617 लोगों को जो है वो एडवर्स इफेक्ट हुए, और उनमें से 617 लोगों में से 305 लोगों को जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ी, और 305 लोगों में से 180 लोगों की जो है वो डेथ हुई। लेकिन अब 180 लोगों की भी डेथ हो जाए तो जान तो सबको प्यारी है, अब किसी को क्या पता कि अगला मेरा नंबर है या नहीं, ठीक है ना, तो सबको जान प्यारी है, तो इसमें भी खतरा है। लेकिन अब ये 180 कौन से वाले लोग थे, इनको समझना ज़रूरी है। पहले ही ये मत समझ जाइए कि हाँ ये तो बहुत गलत बात है, पहले इनको समझिए। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर जैकब जहान, जो भारत के बहुत अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं, बहुत फेमस डॉक्टर हैं ये भारत के, तो इन्होंने बहुत एक रिसर्च करी। तो इस रिसर्च में उन्होंने ये बताया कि ये जो 180 लोगों की डेथ हुई, इसमें से 93 लोग ऐसे थे जो 0 से 3 दिनों के अंदर मर गए, 18 लोग ऐसे थे जो 4 to 7 डेज़ के अंदर मर गए, और 11 लोग ऐसे थे जो 18 से 28 डेज़ के बीच में इनकी डेथ हुई। यानी टोटल जो है वो 124 लोगों की कितने टाइम में ड्यूरेशन में डेथ हुई है वो रिपोर्ट किया गया। और जिनकी 28 दिनों के बाद होना, वैक्सीनेशन लगवाने के 28 दिनों के बाद अगर किसी की डेथ होती है, तो ऐसे केस में हम ये कह भी नहीं सकते हैं कि वो वैक्सीनेशन से हुई है। लेकिन अब इनकी इस वजह से ये क्या निष्कर्ष हम निकलेगा, एक 180 डेथ से क्या निष्कर्ष निकलता है, उसी बात को हम समझेंगे। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट आई है वो किसने दी है, नेशनल एडवर्स
इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी, ठीक है। ये हर एक कंट्री की, यूएसए की भी है, यूरोप की भी है, फ्रांस की भी है, ठीक है, चाइना की भी है, ऐसे ही भारत की भी ये एजेंसी है, नेशनल एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी। इसी ने जो है ये रिपोर्ट जारी की। तो अब इससे क्या कंक्लूज़न मिला, ठीक है, इस रिपोर्ट से हमें क्या कंक्लूज़न मिला? तो इस रिपोर्ट के जो कंक्लूज़न निकाला गया, तो डॉक्टर्स ने ऐसा कहा कि नो कैजुअल लिंक सो फार, यानी ये जो डेथ हुई हैं, ये जो 180 डेथ, 6 करोड़ में से 180 डेथ हुई हैं, उनमें कोई काजुअल लिंक नहीं पाया गया है। यानी इससे ये कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि इनकी जो डेथ है वो हमारी वैक्सीनेशन से ही हुई है, ठीक है। ऐसी कोई इसके ऊपर डिटेल कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कोई प्रूफ नहीं मिला कि इनकी जो डेथ हुई वो वैक्सीनेशन से ही हुई, ठीक है। तो दूसरा इसमें हमें ये कंक्लूज़न, यानी इसमें कोई प्रूफ नहीं है लेकिन इंटरप्रिटेशंस हैं कि उनकी एलर्जिक हिस्ट्री हो सकती है, को इंसिडेंट मौत हो सकती है उनकी, ठीक है। कोई उनकी पुरानी कोई ख़तरनाक बीमारी अगर उनकी होगी पहले ही, तो अगर उन्होंने वैक्सीन लगवाई, जैसे मान लीजिए अगर किसी को पहले की कोई बीमारी थी, ठीक है, तो उसको एक्सीडेंटल कभी ना कभी, जहाँ किसी का हार्ट पहले का फेलियर था या किसी की किडनी पहले की ख़राब थी, तो ऐसे केसेस में उनको तो ये इंसिडेंट रहता है कि उनको कभी की कभी जो है वो उनकी मौत हो सकती है। तो इस 6 करोड़ लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी एक्सीडेंटल मौत हो गई होगी, या किसी मतलब अन्य बीमारी जो उनकी एलर्जिक हिस्ट्री की बीमारी होगी उनकी वजह से भी मौत हो गई होगी, या कोई रेयरेस्ट जो है बहुत कम जो है वो साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं। ये कंक्लूजन निकाला गया। यानी मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 180 डेथ हुई हैं, अब ये मत समझिए कि ये 180 डेथ जो है वो वैक्सीनेशन से ही हुई हैं। ये 180 डेथ जो है वो अदर कारणों से भी, बाकी कारणों, अन्य कारणों से भी हो सकती हैं, ठीक है। जो मैंने कारण यहाँ पे, ये जो मैं कारण एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन कारणों से भी जो है वो डेथ हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब हम क्या सुजेशन दें। तो हमारा जो भारत सरकार को हमारा जो सुजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि इस केसेस में जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं है, यानी लोगों के साथ जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। यानी कितने लोग कोरोना वैक्सीनेशन से डेथ हुई हैं, किनके लोगों की जो है वो किसकी वजह से डेथ हुई है, तो उसकी जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, लोगों के मन में डर ना बन जाए, ताकि अगर किसी की विदाउट कोरोना वायरस से डेथ हो रही है तो वो भी बताया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत कम हो रहा है। अब ये जो समय है ना, इसमें किसी की भी डेथ हो रही है, कोई अदर केसेस से हो रही है, किसी को अदर बीमारी से हो रही है, तो उसको भी कह दिया जाता है ये भी कोरोना पॉजिटिव था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रिपोर्टिंग सही से होनी चाहिए और लोगों को जो है वो सही इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलनी चाहिए। तो इसमें जो हमारे सुजेशंस क्या है, तो उसमें ये सुजेशन है कि जिसकी भी अगर वैक्सीनेशन करवाने के बाद किसी की अगर डेथ होती है तो उसका जो है वो अच्छे से पोस्टमार्टम होना चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अच्छे से स्टडी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है जिनोम स्टडीज़ होनी चाहिए, यानी जिनोम स्टडीज़ का मीनिंग होता है न्यू स्ट्रेन, यानी उसकी जब किसी की अगर वैक्सीनेशन से डेथ हो जाती है तो उस पर ऊपर स्टडी होनी चाहिए कि इसकी जो डेथ हुई है वो किसी नए स्ट्रेन की वजह से तो नहीं हो रही, यानी जो हमने वैक्सीन जिस स्ट्रेन पे बनाई थी क्या पता कोई दूसरा स्ट्रेन आ गया हो, कोई दूसरा वेरिएंट आ गया हो वायरस का, उसकी वजह से डेथ हो गई हो, तो इसको बोलते हैं हम जेनोम स्टडी। तो इसको भी चेक किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट हम बोलेंगे कि डेमोग्राफिक स्टडीज़ होनी चाहिए। डेमोग्राफिक स्टडी का मीनिंग होता है कि एज देखी जानी चाहिए, एज कितनी थी, कम एज थी, ज़्यादा एज थी, मेल थे, फीमेल थे, रीजन कौन सा था, मौसम कौन सा था, ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में स्टडी होनी चाहिए, तभी जो है वो अच्छे निष्कर्ष जो है वो वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट के निकल सकते हैं। और लास्ट में हम ये ऐड करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी हर बात जो है वो भारत के हर नागरिक को जो है वो सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और साफ साफ जो भी बात हो वो बताई जानी चाहिए। यानी मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि आज देश का हर नागरिक, भारत का हर नागरिक जो है वो इतना समझदार ज़रूर है कि
अगर उसको कोई भी बात समझाई जाएगी तो वो अपना भला और अपना बुरा जो है वो समझ सकता है। ठीक है, अगर हर किसी को अपनी जान प्यारी है तो हर किसी को इतनी समझ है कि उसको अपनी जान कैसे बचानी है या उसके लिए कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं और कौन सी चीज़ें उसके लिए नुकसानदायक हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को ये हमारी एडवाइस रहेगी कि ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए और लोगों को जो है वो सही इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, वैक्सीन के बाद संक्रमण और मौतें क्यों। यानी अब जो क्वेश्चन मैंने 180 डेथ वाला हम बात कर रहे हैं, उससे आपको डर ना बैठे, उसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो 6 करोड़ में आप देख सकते हैं, 6 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। 6 करोड़ में 180 डेथ हुई, लेकिन वो भी क्या पता अदर इफेक्ट से हुई, कोई अन्य बीमारियों से हुई, उसके बारे में कोई अभी मतलब कैजुअल रिपोर्ट जो है वो नहीं मिली कि इसकी वजह वैक्सीन की वजह से ही इनकी डेथ हुई, ऐसा कोई पक्का डाटा नहीं मिला। ठीक है, तो अब मौतें जो हुई वो क्यों हुई वो समझते हैं। तो इसमें 2 प्रकार की हम बात करेंगे। सबसे पहले ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। व्हाट इज़ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन? यानी वैक्सीनेशन करवाने से अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो उस टर्म को हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। यानी वैक्सीनेशन करवाने की वजह से हमें इन्फेक्शन हुई है, उसको हम बोलेंगे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। और हम पढ़ क्या रहे हैं, वाई पोस्ट वैक्सीनेशन इन्फेक्शन एंड डेथ, यानी वैक्सीनेशन करवाने के बाद इन्फेक्शन क्यों, डेथ क्यों। नंबर ऑफ इन्फेक्शन, तो इसमें जो स्टडी की गई तो कोविशील्ड की जो स्टडी है पहले हम उसमें देखते हैं। तो कोविशील्ड ने कहा कि जब हमने 10 करोड़ लोगों को जब 1 डोज लगाई, ठीक है, ये रिपोर्ट आई हुई है। तो कोविशील्ड की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि जब 10 करोड़ लोगों को हमने 1 डोज लगाई तो उसमें से जो लोगों को साइड इफ़ेक्ट हुआ वो 0.02% हुआ। ठीक है, और जब हमने डबल डोज लगाई तो 0.03% हुआ। अब यहाँ पे आपको बात को समझना है। ठीक है, और ये जो डबल डोज कितने लोगों को लगाई गई थी, 1.5 करोड़ लोगों को। ठीक है, 1.5 करोड़ लोगों को। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 डोज लगाने के बाद दूसरी डोज लगाने के बाद तो साइड इफ़ेक्ट के कम चांसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो थोड़े से बढ़ जाते हैं क्योंकि उससे और ज़्यादा एंटीबॉडी बनती हैं, तो और ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर जो है वो हलचल होती है, तो इससे थोड़ी सी हमें नॉर्मल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ जो कोवैक्सीन ने अपनी स्टडी जारी की है उसने कहा कि जब हमने 1 करोड़ लोगों पे जब हमने 1 डोज लगाई तो उसमें 0.04% साइड इफ़ेक्ट हुआ, और जब हमने 17 लाख लोगों पे डबल डोज लगाई तो उसमें 0.04% साइड इफ़ेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे जो साइड इफ़ेक्ट की बात चल रही है ना, इससे आप ये निष्कर्ष मत निकाल लीजिएगा कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है कौन सी बुरी है, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, वो मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। ठीक है, आप ये मत सोचिए, इस बात में ना आ जाइए कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है कौन सी नहीं है। ठीक है, ये आपको नहीं यहाँ पे निष्कर्ष निकालना है। यानी इसका जो टोटल मीनिंग क्या हुआ कि कोविशील्ड की वैक्सीन में जो साइड इफ़ेक्ट है वो 10,000 लोगों में 2 से 3 लोगों को नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, और कोवैक्सीन कह रही है कि 10,000 लोगों में 3 से 4 लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट की कितना % हो सकती है ये आपको समझ आया। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट भी क्यों होगा, किन कारणों से होगा, वो भी हम आगे समझेंगे। तो अब जो डेथ हुई वो क्यों हुई, क्या रीज़न थे, कितनी हुई, तो इसके बारे में हमें कोई अदर डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वही जो मैंने पीछे आपके बताया कि जो नेशनल एजेंसी है भारत की, जिसने 28 मार्च को जो है डाटा रिलीज़ किया था, उसी डाटा को आधार बना के ही हम आपको डेथ के बारे में समझाएंगे। ठीक है, जो एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, उसने जो डाटा रिलीज़ किया है जिसमें उसने कहा कि 6 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन लगवाई और उसमें से 180 लोगों की जो डेथ हुई, उसी डाटा को आधार बना के हम आपको समझा रहे हैं। तो ये कितनी डेथ थी, ये लगभग थी 0.0003%। व्हाट दिस मीन, यानी 10 लाख लोगों में 3 लोग की ही डेथ हुई। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 10 लाख लोगों में
3 लोगों की ही सिर्फ डेथ हुई, तो वो भी अभी कोई पक्के प्रमाण, कोई प्रूफ नहीं मिला कि ये वैक्सीनेशन से ही हुई या अदर कारणों से हुई। तो आप समझ सकते हैं कि वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट जो है वो कोई इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है, नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है। अब जो लास्ट कंक्लूज़न ये निकला हमारा, ठीक है, यानी कंक्लूज़न यानी ये डेथ हुई क्यों, ये डेथ हुई क्यों, तो आइए अब हम उसको समझते हैं। सबसे पहले बात, ऑलरेडी इन्फेक्शन, दिस मीन्स यानी अगर आप समझ लीजिए आपको 4 तारीख को जो है वो कोरोना की जो है वो इन्फेक्शन हो गई और अभी आपको इतने सिम्टम्स उसके नहीं दिख रहे हैं, यानी अभी आपको इतना पता नहीं चला कि मुझे इन्फेक्शन हुई है, और 5 तारीख को आप वैक्सीनेशन करवाने चले गए, ठीक है, लेकिन आपको इन्फेक्शन पहले का हो गया था, तो इन्फेक्शन की वजह से जो उसकी रेप्लिकेशन थी वो हो गई थी आपके शरीर के अंदर, कोरोना बढ़ना शुरू हो गया था। तो वैक्सीनेशन जब आपने लगाई तो वैक्सीनेशन आपके अंदर इतनी जल्दी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी जितनी जल्दी की जो इन्फेक्शन है कोरोना की वो रिप्लिकेशन करेगी। तो ऐसे केसेस में भी जो है वो डेथ होने के चांसेस रहते हैं, यानी आपको वैक्सीनेशन से पहले की इन्फेक्शन होगी तब भी डेथ जो है वो होने के चांस रहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब हम वैक्सीन लगवाते हैं ना, तो उसमें जो हमारे शरीर के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ कि वैक्सीन लगाने से एंटीबॉडी बनती है, वो जो एंटीबॉडी बनती है वो 14 डेज़ के अंदर अंदर बनती है, ठीक है, उसमें लगभग 14 डेज़ लगते हैं, फिर वैक्सीन की वजह से हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है इसकी इतनी गंभीरता है कि ये 14 डेज़ नहीं लगता है, ये 14 डेज़ से पहले ही काम जो है वो तमाम कर देता है, ठीक है। इसकी रेप्लिकेशन इतनी फास्ट हो जाती है कि ये 14 डेज से पहले ही जो है वो अपना इफेक्ट बहुत ख़तरनाक कर देता है। तो ऐसे केसेस में भी जो है वो डेथ हो जाएगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो वैक्सीनेशन की वजह से हुई, क्योंकि वैक्सीन ने तो अपना काम जो है वो 14 डेज़ के बाद ही करना था, ठीक है। और नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है, वीक इम्यूनिटी, यानी वैक्सीन तो उसको लगाई लेकिन उस पर्सन की इम्यूनिटी सिस्टम ही बहुत लो था और वो एंटीबॉडी इतनी जल्दी से नहीं बना सका और उसकी जो है वो डेथ हो गई। या स्ट्रेन, कोई नया स्ट्रेन आ गया, यानी जिस स्ट्रेन के बेसिस पे हमने वैक्सीन बनाई है और वो स्ट्रेन था ही नहीं, उस पर्सन में कोई और स्ट्रेन आ गया, तो उसकी वजह से भी उसकी डेथ जो है वो हो सकती है। या रेगुलर एक्सपोजर का मीनिंग होता है जैसे डॉक्टर वगैरह लोग होते हैं ना जो अक्सर कोरोना पेशेंट्स के कंटेंट में आते रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनमें जो वैक्सीनेशन उनमें जो एंटीबॉडी हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, ठीक है। जब उनमें हाई मात्रा में एंटीबॉडी बन जाती हैं तो उनके लिए ना वो हानिकारक हो जाती हैं। हानिकारक यानी फिर जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बन जाती है तो फिर वो एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में वो जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी जो हमारे शरीर के लिए बुरी चीज़ें नहीं हैं, उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर्स वगैरह की जो एक्सपोजर है, रेगुलर एक्सपोजर होता रहता है डॉक्टर के इसमें। क्योंकि मैं आपको इसलिए डॉक्टर वाली एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा, क्योंकि न्यूज़ में मैंने भी सुना एक दिन कि एक दिल्ली में जो है वो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की मौत हो गई कोरोना वायरस से, तो उसने दोनों वैक्सीन जो है वो ली हुई थी। तो उसका केस आधार बना के मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे केसेस में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका रेगुलर एक्सपोजर जो है वो कोरोना पेशेंट के साथ रहता है। ऐसे केसेस में उनकी एंटीबॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाती है और जो उनको फिर जो है वो जो अच्छी चीज़ें शरीर के लिए होती हैं उनके ऊपर भी अटैक कर देती हैं। तो क्या पता किसी दिन उनकी जो एंटीबॉडी का जो स्टेज थी, रेट था, वो थोड़ा लो था, उस दिन उनके ऊपर कोई नए स्ट्रेन ने अटैक कर दिया तो उसकी वजह से उनकी डेथ जो है वो हो सकती है। तो ये सब कारण हैं जो वैक्सीन लगवाने के बाद डेथ होने के चांसेस रहते हैं। ये सब कारण उनके मैं जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अब ये सारी बात तो हमने समझ ली कि वैक्सीन से 6 करोड़ लोगों में 180 यानी 0.0003% यानी 10 लाख लोगों में 3 लोगों की मौत हो सकती है, लेकिन वो भी किन कारणों से हो सकती है वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो आपके मन में डाउट होगा, जो क्वेश्चन है वो ये होगा कि अब ये भी बताओ कि क्या वैक्सीन लेना सुरक्षित है या नहीं है। तो आइए उसी बात पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वैक्सीन लेना सुरक्षित है या नहीं, तो
इस पे बेसिस पे हम बात करने के लिए सबसे पहले देखेंगे इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन यानी सबसे पहले इन्फेक्शन के भी दो केसेस, विदाउट वैक्सीन या आफ्टर वैक्सीन। यानी बिना वैक्सीन के ही जिन लोगों को इन्फेक्शन हुई है, ठीक है, तो उनको इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो दिल्ली में जो एक जो स्टडी हुई है, तो दिल्ली में ऐसा कहा गया है कि अगर 100 लोगों का टेस्ट किया जाता है तो उसमें से 36 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी वहाँ पे दिल्ली में जो बात करें तो जो पॉजिटिविटी रेट चल रहा है वो 36% चल रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिविटी रेट चल रहा है ना, ये विदाउट वैक्सीन चल रहा है। ये उन लोगों को इन्फेक्शन हो रही है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। और दूसरी अगर हम बात करें कम्युलेटिव, ठीक है, और जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनमें जो दिल्ली में रिपोर्ट आई है कितना इन्फेक्शन हो रहा है, 0.02% टू 0.04% तक। ठीक है, यानी अगर 10,000 लोगों को वैक्सीन लगवाई गई है तो उसमें से 2, 3, 4 लोगों को ही जो है वो इन्फेक्शन होता है, बाकियों को नहीं होता है। और जिनको वैक्सीन नहीं लगवाई है उसमें 100 में से 36 लोगों को जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है। यानी अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो कंक्लूज़न की बात यह है कि 10,000 में 7 से 8,000 लोगों को जो है वो कोरोना की इन्फेक्शन हो जाएगी अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी। और अगर जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई होगी उनको 10,000 लोगों में 2 या 3 या 4 लोगों की ही जो है वो चांस रहेगा उनको दोबारा इन्फेक्शन होने का। तो यहाँ से जो समझदार व्यक्ति हैं वो इशारा ही समझ गए होंगे कि वैक्सीनेशन लगवाना ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि 10,000 लोगों में जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, 10,000 लोगों में 7,000 से लेके 8,000 तक जो है वो संभावना रहती है कि उनको इन्फेक्शन होगी ही होगी। ये रिपोर्ट जो है वो दिल्ली में आ गई है। ठीक है, और जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है उनको जो है वो 10,000 लोगों में 2-3 को ही इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से अपने बारे में सोच सकते हैं कि आपको 10,000 में 2-3 वाले लोगों में आना है या 10,000 में 7 से 8,000 वाले लोगों में आना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूरी है और सुरक्षित भी है। ठीक है, अब डेथ की बात करते हैं। तो डेथ जो विदाउट वैक्सीनेशन या आफ्टर वैक्सीनेशन, तो विदाउट वैक्सीनेशन जो डेथ की बात अगर हम करें तो एक CFR जो रिपोर्ट है, केस फर्टिलिटी रेशो, ठीक है, केस फर्टिलिटी रेशो जो है ये इसके बेसिस पे जो रिपोर्ट आई है वो दिल्ली में, तो दिल्ली में उन्होंने ऐसा कहा है कि विदाउट वैक्सीनेशन जो डेथ हुई है उनका जो रेट है वो 1.7% है। ठीक है, और जो झारखंड में इसका रेट है वो 2.2% है। ठीक है, तो ये केस फर्टिलिटी रेट, इसका क्या फार्मूला है, कैसे हम इसको निकालते हैं, तो अगर मैं बताऊं तो इसमें देखा जाता है कि कितने लोग मरे। ठीक है, तो टोटल केस कितने थे। अब यहाँ पे केस फर्टिलिटी रेट की मैं आपको बात समझाता हूँ। ठीक है, इसमें होता क्या है, जिन लोगों ने जो RT-PCR हमारा फास्ट टेस्ट है या एंटीजन टेस्ट जो भी है हमारे टेस्ट जो होते हैं, जिन्होंने RT-PCR टेस्ट करवाया कोरोना का तो उनकी जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई। ठीक है, उसके बाद उनकी रिकवरी हो गई, वो ठीक हो गए, तो वो केस फर्टिलिटी में हम इंक्लूड उनको करेंगे। ठीक है, तो ये जो 1.7% दिल्ली में रेट मैं बता रहा हूँ आपको, ये वो लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे लेकिन वो उनकी रिकवरी हो गई। तो कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से जिनकी डेथ हुई, ठीक है, कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से जिनकी डेथ हुई वो 1.7% है, और झारखंड में ये 2.2% है, केरल में ये 0.14% है, और इंडिया की अगर हम टोटल बात करें जिनको कोरोना पॉजिटिव जो हुए थे उनका जो रेट है वो 1.3% है। यानी कंक्लूज़न की बात करें तो 10 लाख लोगों में
13,000 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिनका कोरोना पॉजिटिव आया और उसके बाद उनकी जो है वो डेथ रिपोर्ट हुई। ठीक है, अब इसमें जो जिन्होंने अपना टेस्ट नहीं करवाया, उनकी मौत हो या ना हो, उनका डाटा जो है वो किसी गवर्नमेंट के पास भी नहीं आएगा और ना ही हम उनको कह सकते हैं कि वो कोरोना से हुई या कैसे हुई। ठीक है, तो ये हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जिन्होंने RT-PCR टेस्ट करवाया या एंटीजन टेस्ट करवाया और उनका जो टेस्ट पॉजिटिव आया और उसके बाद जो है जिनकी मौत हुई। ठीक है, अब बात करते हैं वैक्सीन लगवाई, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उनकी कितनी, ये लोग कौन थे जिन्होंने सिर्फ टेस्ट करवाया और वैक्सीन नहीं लगवाई। ये जो लोगों की मैंने बात करी ये वो लोग थे जिन्होंने टेस्ट पॉजिटिव आया लेकिन उनकी वैक्सीनेशन अभी नहीं हुई थी। ठीक है, अब समझते हैं कि जिन्होंने टेस्ट के बाद वैक्सीनेशन लगवाई उनमें क्या रेट रहा। तो जब जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई तो उनकी जो डेथ रिपोर्ट हुई वो 0.0003% हुई। ये एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जो नेशनल कमेटी भारत की है उसने जो रिपोर्ट बताई है उनके अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन करवाने के बाद जो है वो 10 लाख लोगों में 3 मौतें ही रिपोर्ट जो है वो हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनकी जो है 10 लाख में 13,000 मौतें रिपोर्ट हुई और जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वैक्सीनेशन करवाया, अब कोरोना पॉजिटिव जब आप हो जाते हैं तो आपको वैक्सीनेशन कब करवाना है वो भी मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन जब उनकी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जब उनको वैक्सीनेशन लगी तो उनकी जो डेथ रिपोर्टिंग है वो 10 लाख में 3 लोगों की है। यानी अगर हम और मोटे मोटे शब्दों में बातें करें तो इनकी जो है 9,99,997 जो 10 लाख में 9,99,000 यहाँ पे 99 है, 99,997 लोग जो हैं वो बच गए। ठीक है, और यहाँ पे कितने बचे, 9,87,000 जो है वो लोग बच गए। 13,000 लोगों की जो है वो डेथ 10 लाख लोगों में जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया था उनकी हो गई और जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया था उनकी जो है वो 10 लाख में 9,99,997 मौतें बच गए लोग। सिर्फ 3 मौतें जो है वो 10 लाख में रिपोर्ट हुई हैं। यहाँ से आप कंक्लूज़न निकाल पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अन्य रोग हों तो वैक्सीन ले या ना लें। ठीक है, अब जो अन्य क्वेश्चन है लोगों के कि जिनको और कोई बीमारियां हैं तो वो लोग वैक्सीन लें या ना लें। ठीक है, तो सबसे पहले कार्डियक की जिसको बीमारी है, कार्डियक की मतलब होता है जिसको दिल की बीमारी है। अब दिल की बीमारी युवा लोग जो हैं मेरे भाई वो ये ना समझें कि प्यार वाली मैं बोल रहा हूँ, प्यार वाली नहीं, जिनको कोई दिल की बीमारी है क्या वो लोग वैक्सीन ले सकते हैं। तो भारत सरकार की जो रिकमेंडेशंस हैं, जो भारत सरकार की सिफारिशें हैं वो कहते हैं कि हार्ट वाले पेशेंट्स हों, कार्डियक वाले पेशेंट हो, वो धूमधाम से जो है वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जहाँ मालजेनेसिस यानी जिनको कैंसर वगैरह हो, ट्यूमर वगैरह हो, किडनी वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो, लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो, वो भी लोग जो है वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और इसमें तीसरा पॉइंट आ जाता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मीनिंग है जिस मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज़ हो, जिनको हाइपरटेंशन हो, जिनको ओबेसिटी हो, जिनको मोटापा हो, चार्लेस्ट हो, ये सब जिनको हो लाइफस्टाइल, तो ये लोग भी धूमधाम से वैक्सीन ले सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है न्यूरो यानी जिनको कोई दिमाग की प्रॉब्लम हो, ब्रेन की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे एपिलेसी, MS, ये भारत में नहीं है, USA में होती है। तो अल्जाइमर जो है, ये बीमारियां हो, अल्जाइमर हो गया, MS, एपिलेसी, ये ब्रेन की बीमारियां हैं। तो जिनको ये वाली बीमारियां होंगी वो भी जो है वो धूमधाम से वैक्सीन ले सकते हैं। ये सब जो है वो भारत सरकार की सिफारिशें हैं। ये मत समझिए कि मैं आपको इसके लिए प्रेरित कर रहा हूँ, ये भारत सरकार की रिकमेंडेशंस हैं, उनकी गाइडलाइंस हैं कि ये सब लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अब इसमें कुछ बच गए अदर्स, जो कौन से लोग बचे, अदर्स वो जिनका इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत वीक है,
वो भी लोग वैक्सीन ले सकते हैं। जिनको HIV है या एड्स है वो भी लोग वैक्सीन ले सकते हैं। रेनल किडनी यानी किडनी का कोई पेशेंट है या CKD कोई भी बीमारी है वो भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। पुलमोनरी यानी लंग्स, किसी के स्मोकिंग से लंग्स ख़राब हो गए हैं, किडनी ख़राब हो गई है, वो भी लोग वैक्सीन ले सकते हैं। जिसको डिसेबिलिटीज़ हैं, डिसेबिलिटीज़ मीन्स जिसको कोई विजुअल डिसेबिलिटी है, हेयरिंग की डिसेबिलिटी है, किसी को कोई हड्डियों की प्रॉब्लम है, तो वो भी लोग जो है वो धूमधाम से वैक्सीन ले सकते हैं। ये सब भारत सरकार की सिफारिशें हैं, भारत सरकार की रिकमेंडेशंस हैं कि ये सब लोग जो है वो वैक्सीन ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन लोग वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। हु शुड नॉट टेक द वैक्सीन। कौन लोग वैक्सीन नहीं ले सकते हैं? तो सबसे पहले इसमें अंडर 18। अंडर 18 का मीनिंग है कि अंडर 18 तो अभी भारत सरकार ने शुरू भी नहीं किया, यानी अंडर 18 तो अभी वैक्सीन जो है वो बनी नहीं है। और दूसरा इसमें भारत सरकार में ये भी रिकमेंड किया है कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वूमेंट्स वो होती हैं जो जिनके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, जिनको वो अपना दूध पिलाती हैं, और प्रेग्नेंट वूमेन गर्भवती महिलाएं जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो उनको रिकमेंड नहीं की है। इसके कारण क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। और नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ सेवियर एलर्जी, जिनको कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी रही हो वो भी ना लें, उनको भी रिकमेंड नहीं किया गया है। और जहाँ जिनको फर्स्ट डोज लेने से बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुए, वो भी दूसरी डोज ना लें। या जिनको सिम्टम्स हैं कोविड-19 के आर पॉजिटिव, मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि जिनको कोविड पॉजिटिव है क्या उनको उसी समय वैक्सीन ले लेनी चाहिए या नहीं, तो उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिनको लगता है कि मुझे कोविड के सिम्टम्स हैं या मेरा कोविड-19 का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो उसकी जब तक आपकी रिकवरी ना हो जाती है तब तक जो है वो आप वैक्सीनेशन ना करवाएं। जब 14-15 डेज़ के बाद आपका कोविड टेस्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है, उसके बाद ही आप जो है वो वैक्सीनेशन करवाएं। उसके बाद कौन लोग वैक्सीनेशन ना करवाएं? जिनमें प्लाज्मा थेरेपी या MAB ट्रीटमेंट करवाई है कोविड-19 के लिए। अब ये जो ट्रीटमेंट होती है ना, ये ट्रीटमेंट, अब जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन एक्चुअली है कि कोरोना वायरस का जो हमारे ऊपर अटैक होना है उससे बचा जा सके, ठीक है, यानी हमारे शरीर में एंटीबॉडी बने। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट है जो जब किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो उससे बचाने के लिए उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की जाती हैं उसको हम बोलते हैं, उसमें प्लाज्मा थेरेपी आ जाती है, MAB ट्रीटमेंट आ जाता है। जिसको कोविड-19 हो जाता है तो उसको उससे बचाने के लिए जो है वो ये वाली ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है, ठीक है। तो ऐसे जैसे अगर मैं बताऊं तो USA में जब डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे वो, तो उनको जो है वो एंटीबॉडी कॉकटेल नाम की एक चीज़ होती है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो उसी एंटीबॉडी कॉकटेल नाम की चीज़ से बचाया गया था। तो जिनको ऐसी ट्रीटमेंट जिन्होंने करवाई हो वो जो है वो 90 डेज़ के अंदर जो है वो वैक्सीनेशन ना करवाएं, ऐसी भारत सरकार की रिकमेंडेशंस हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रीमली लो प्लेटलेट्स, यानी एक्सट्रीमली लो प्लेटलेट्स का मीनिंग हो गया कि जिनको और कोई बहुत ही सवेयर बीमारियां हैं, जिनको लगता है कि हमें नहीं करवानी चाहिए, तो वो क्या करें, वो उनसे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी वैक्सीनेशन लगवाएं आप मेरे कहने से ना लगवा लीजिए, कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये भारत सरकार की जो रिकमेंडेशंस है मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप ये कर सकते हैं कि जो आपका फैमिली डॉक्टर है आप उससे सलाह लेके ही वैक्सीनेशन करवाएं। आपको जो भी कोई बीमारी है, कोई हिस्ट्री की सवेयर एलर्जी है, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर के साथ या किसी भी डॉक्टर के साथ शेयर करें, उनसे परामर्श करें, उसके बाद ही जो है वो आप वैक्सीनेशन करवाएं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कोरोना होने के वैक्सीन ले या ना लें। अब मैंने ये भी कहा आपको कि क्या जिनको कोरोना हो गया है वो लोग वैक्सीन लें या नहीं लें। शुड वैक्सीन टू बी टेकन पोस्ट कोविड इन्फेक्शन, यानी जब आपको इन्फेक्शन हो ही गया है तो अब आप वैक्सीन लें या नहीं लें, क्योंकि जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। तो अब क्वेश्चन है कि क्या उन लोगों को जिनको कोरोना वायरस हो गया था उनको आगे फर्दर टाइम के लिए
वैक्सीन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, तो उसका आंसर है करवानी चाहिए। ठीक है, अब क्यों करवानी चाहिए वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ करिए किसी को पहले कोरोना वायरस हो गया था, तो उसके एंटीबॉडी बन गई उसके अंदर, लेकिन आपको ये भी पता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो नेचुरल इन्फेक्शन से जो शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनेगी, उसकी जो एज है वो 6 से 9 महीने के एज रहती है। ठीक है, 6 से 9 महीने तक जो है वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में रहती है। लेकिन जो वैक्सीन से जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी आती है वो 3 से 6 महीने की होती है। ठीक है, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आपको इन्फेक्शन हो ही गया है और आप उससे रिकवर हो गए हैं, तो अब ऐसा कर सकते हैं कि 1-2 महीना वैक्सीनेशन ना करवाएं, लेकिन फ्यूचर टाइम के लिए, ताकि आपकी जो एंटीबॉडी का टाइम है वो बढ़ जाए, लंबा समय तक एंटीबॉडी आपके शरीर में रहे, उसके लिए आप फ्यूचर के बचाव के लिए जो है वो वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर वैक्सीनेशन करवानी चाहिए कोरोना इन्फेक्शन के बाद, फिर कब करवानी चाहिए? तो ये कब करवानी चाहिए? रिकवरी के बाद करवानी चाहिए, जब आपकी कोरोना वायरस की रिकवरी हो जाए, अच्छे से आप सेहत ठीक हो जाएं, उसके बाद ही आपको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। और अप टू 1-2 महीने के बाद, यानी कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद जब आप अच्छे से ठीक हो गए हैं, तो उसके 1-2 महीने के बाद करवाएं। जो क्यों करवाएं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आपकी एंटीबॉडी का जो टाइम है वो ज़्यादा देर तक रहे। नेक्स्ट हम आगे सब बढ़ते हैं। क्या वैक्सीन लेने के बाद कोई कोरोना फैला सकता है? अब कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि भाई मैंने वैक्सीन ली हुई थी, मैंने आगे कोरोना फैला दिया। क्योंकि मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ कि वैक्सीनेशन में होता क्या है कि उसी वायरस का कोई हिस्सा, उसी वायरस का कोई एंटीजन क्या होता है? रोग फैलाने वाला रोगाणु। ठीक है, उसी एंटीजन का मरा हुआ जो कोई एक पार्ट जो है वो हमारे शरीर में छोटी सी हल्की सी डोज जो है वो डाल दी जाती है, जिसके बाद जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडी उस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए बन जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जब हमने वैक्सीनेशन ली है तो क्या हम किसी को इन्फेक्शन फैला सकते हैं? तो नो, इसका आंसर है नो। यानी जब हमने वैक्सीन ली है तो उसकी वजह से हम इन्फेक्शन नहीं फैला सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारे अंदर वैक्सीनेशन की वजह से जो हमारे अंदर वायरस आएगा वो तो मरा हुआ वायरस है, वो रेप्लिकेट नहीं होगा। रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है और फैलना, वो तो फैलेगा ही नहीं। यानी अब हम छिंकेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो दूसरे को इन्फेक्शन जो है वो नहीं फैलाएगा वैक्सीन की वजह से। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन ली है वो लोग भी मास्क लगा के रखें। ठीक है, यानी फर्दर जो है वो, और आपको जो है बाहर का अटैक आपके ऊपर ना हो, उसकी वजह से आप मास्क जो है वो लगा के रखें, इतने जो है वो बेफिक्र ना हो जाए। अब ड्यू टू कोविड-19 पोस्ट वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन ड्यू टू वैक्सीन आप इन्फेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन वैक्सीनेशन करवाने के बहुत देर बाद, आप ये ना सोचें कि जब मैंने वैक्सीनेशन करवा ली है तो मुझे इन्फेक्शन होगा ही नहीं, न ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन करवाने के बाद जो है वो, अगर आप अपनी केयर नहीं करते हैं, अपना मास्क नहीं लगाते हैं अपने आप को, तो आपको जो है वो इन्फेक्शन जो है वो हो सकती है बाद में दोबारा, और आप दूसरों को भी फैला सकते हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी जो है वो जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की, उनको फॉलो करें। कुछ अन्य गलतफहमियां, फ्यू अदर मिसकंसेप्शंस, जैसे इनफर्टिलिटी, यानी एक अफवाह, बहुत ज़्यादा अफवाह मैंने पिछली जो पार्ट 1 सीरीज में भी बताया था आपको, कि एक बहुत ख़ास अफवाह जो फैलाई गई है इनफर्टिलिटी, यानी इसमें वुमेंस में, मेंस में ऐसी अफवाह फैलाई गई है कि आप माँ बाप नहीं बन सकते। इसमें जो है वो जनसंख्या, भारत सरकार जो है वो जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन लाई है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि चाइना से भी कुछ ही सालों में जो है वो हमारी जनसंख्या आगे हो जाएगी, यानी हम चाइना को भी क्रॉस कर लेंगे। और आप ये भी देख सकते हैं कि इस कोरोना वायरस के 1 साल 2 साल बाद कोई जो हमारी जो इनफर्टिलिटी है या हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, ये बिल्कुल झूठ है। ठीक है, और दूसरा जो इसके ऊपर जो इन्फोडेमिक फैलाई जा रही हैं, इसके ऊपर जो गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, जैसे पिग काउ मटेरियल गेलेटिन, ये क्या मीनिंग है? अभी हाल ही में मुंबई में
राज़िया एकेडमी ने एक मुहिम शुरू की, उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि भाई ये जो वैक्सीन बनाई गई है ना, इसमें पिग का गेलेटिन जो है वो मिला हुआ है। अक्सर मैं आपको समझाऊं तो आम तौर पे जो वैक्सीन बनाई जाती हैं उसमें पिग का गेलेटिन इसीलिए मिलाया जाता है ताकि वैक्सीन की जो है वो जल्दी वैक्सीन ख़राब ना हो, वैक्सीन की जो है वो वैल्यू जो है वो लंबी करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी लंबी करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है वो पिग का गेलेटिन जो है वो स्मॉल मात्रा में डाला जाता है। लेकिन अब इसके बारे में क्या कोरोना वैक्सीन्स ने डाला है या नहीं, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो रज़िया एकेडमी जो मुंबई में है, उन्होंने बहुत शोर मचाया कि भाई हाँ इसमें पिग का जो है वो गेलेटिन डाला गया है वैक्सीन्स में। तो आपको पता है कि मुस्लिम्स में पिग को जो है वो अपना मानते हैं कि अगर उसको कंज्यूम करना जो है वो बहुत ही हराम जो है वो अपने आप को मानते हैं, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मतलब इसके जो है वो इसको पूजते हैं, ठीक है, इसकी पूजा करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो है वो इसके खिलाफ जो है वो बहुत अफवाहें जो फैलाई। तो फिर इसी के साथ इज़राइल में यूएस के लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई ऐसा है, लेकिन वो जो है इज़राइल ने घोषणा की हुई है कि ऐसा नहीं है। मुस्लिम देश जैसे यूएई जो मुस्लिम देश है, उन्होंने भी ये घोषणा कर दी गई है कि सभी लोग जो है वो वैक्सीन लें, वैक्सीन जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो जब ऐसी रिपोर्टें आई, फिर राइज एकेडमी ने भारत सरकार को पत्र लिखा, और भारत सरकार को पत्र लिखने में उन्होंने ये भी अफवाह डाल दी कि भाई इसमें काऊ का मटेरियल भी है, ठीक है, ताकि दूसरे समाज के लोगों को भी भड़काया जाए। लेकिन फिर फाइज़र और मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड वाली जितनी भी जो कोवैक्सीन की कंपनियां हैं, सारों ने ये रिपोर्ट दी भाई हमने ऐसा कुछ जो है वो नहीं मिलाया है इन वैक्सीन्स में, यानी इन वैक्सीन्स में ना ही कोई पिग का ना ही कोई काऊ का गेलेटिन मिलाया हुआ है, ठीक है, नो ऐसा कोई मैटर जो है मटेरियल जो है वो इसमें डाला गया है, ठीक है। तो आपको ये वाली डाउट जो है ये भी आपको फेक होंगे, ये भी अगर आपको कोई इन्फोडेमिक आ रही है तो वो फेक र्यूमर है, ठीक है, वो अफवाहें हैं, गलत सूचनाएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएई मुस्लिम देश है, उसने भी जो है वो स्टार्ट करवा दिया है। इज़राइल जो है उसने बच्चों को छोड़कर 100% जो है वो वैक्सीनेशन अपने देश में कर लिया है। अब नेक्स्ट एंड में अगर आपको मैं कंक्लूज़न की बात करूं तो आप मेरे से काफ़ी नाराज़ हो गए होंगे कि सर इतनी लंबी बात को, इतनी लंबी चौड़ी बात को खींच रहे हैं, इतनी बातें कह रहे हैं, लेकिन कंक्लूज़न नहीं दे रहे कि क्या वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं, ठीक है। ये कंक्लूज़न बड़े लोगों को जो है बड़े उत्सुक होंगे इसको जानने के लिए। तो सबसे पहले हमने जो पहले कोविड अवेयरनेस सीरीज़ की पार्ट 1 वीडियो अपलोड की, तो उसमें हमें जो कमेंट्स आए तो उसमें ये भी कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि क्या आप गारंटी लेते हैं कि वैक्सीन लगवाएंगे तो हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो देखिए ऐसी बातें करना जो है वो बिल्कुल फजूल की बातें हैं। जैसे जो मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया है, तो उस प्रोसेस से आपके मन में क्या समझ आया, आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी है। लेकिन अगर मैं इस पूरी चर्चा का सार निकालूं तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन हेलमेट की तरह है। जैसे कोई हेलमेट बनाने वाली कंपनी या सीट बेल्ट बनाने वाली कंपनी, जैसे आपको पता है कि अगर हम हेलमेट लगाएंगे तो अगर हमारा एक्सीडेंट होगा तो 50% अगर एक्सीडेंट होने के चांसेस जो रहेंगे तो उसमें 0.05% जो है वो चांसेस रहते हैं डेथ के। बाकी हमारी जो है वो जान बच सकती है। या जिन लोगों ने सीट बेल्ट लगाई होती है तो उनके भी 0.05% जो है वो चांसेस रहते हैं कि उनको जो है वो बच जाएगी, जान बच जाएगी, ठीक है। और 0.05% चांस ही यहाँ पे जिन्होंने हेलमेट लगाई होगी उनके 0.5% ही चांस होते हैं डेथ होने के, और जिन्होंने सीट बेल्ट लगाई होगी उनके भी 0.5% ही चांस होते हैं डेथ होने के। और अगर आपने हेलमेट ना लगाई होगी, सीट बेल्ट ना लगाई होगी, तो 100% में से 50% आपके चांस हैं कि आपकी डेथ जो है वो दुर्भाग्य से हो सकती है, ठीक है। तो अब गारंटी की बात आती है। अगर हमें कोई कहे कि आप गारंटी लेते हैं कि नहीं,
फ़िलहाल मैंने जो यहाँ पे जितनी भी बातें की हैं वो सारी बातें मैंने भारत सरकार की जो रिकमेंडेशंस हैं, जो भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स जारी हुई हैं, और जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट कमेटीज़ हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हुई हैं, जहाँ अमेरिका की जितनी भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हुई हैं उनके ऊपर ही बात करी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने शूट किए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो जैसे यूएसए में अभी यूएसए में, यूरोप में, फ्रांस में बच्चों की जो है वो वैक्सीन भी स्टार्ट हो गई है, और जल्दी हम आशा करेंगे कि भारत में भी बच्चों की वैक्सीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद रहा सवाल प्रेग्नेंट वूमेन का। तो जब प्रेग्नेंट वूमेन की जो बात थी, जो रिकमेंडेशन थी कि प्रेग्नेंट वूमेन के बारे में, तो ऐसा इसीलिए था क्योंकि जो टेस्टिंग हुई थी, जो ट्रायल हुए थे, वो प्रेग्नेंट वूमेन पे हुए ही नहीं थे। ठीक है, तो इसीलिए अब प्रेग्नेंट वूमेन पे ट्रायल हुए ही नहीं, तो भारत सरकार ने ऐसा सोचा कि हम ऐसा कह नहीं सकते कि प्रेग्नेंट वूमेन के ऊपर इनके जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट होंगे या नहीं। लेकिन अभी हाल ही में यूएसए में एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि एक हॉस्पिटल में उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया, तो उसमें कुछ वुमेन्स पे जब वैक्सीनेशन हुआ तो एक्चुअल में उन वुमेन्स को पहले नहीं पता था कि हम प्रेग्नेंट्स हैं। तो बाद में जब उनके ऊपर वैक्सीनेशन हो गया तो जब बाद में पता चला कि ये वुमेन्स प्रेग्नेंट थी, पर उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी नॉर्मल आई हैं, यानी बाकी लोगों के कंपैरिजन में जो बाकी लोगों की रिपोर्ट्स आई थी उनके कंपैरिजन में नॉर्मल सी आई हैं। हम आशा करेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ कि जो बच्चों के लिए जैसे जो है यूरोप में, जैसे मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि अल्जीरिया में 12+ जो है वो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, 12+ जो है वो अल्जीरिया में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। कनाडा में 12+ स्टार्ट हो गया है। अमेरिका के हैं कि 12+ से एज वाले लोगों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी ही। और बच्चों की वैक्सीनेशन भी जो है वो कनाडा में, अल्जीरिया में, अमेरिका में जो है वो स्टार्ट हो गई है, और भारत में भी जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसमें जो बच्चों के ऊपर जो अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में वैक्सीन लगवाई जा रही है उसमें कोई अलग नहीं है, कोई अलग डोज नहीं है, कोई अलग वैक्सीन नहीं है, सिमिलर वैक्सीन है, सेम डोज है। सिर्फ ये कारण होता है कि तब जो है वो पहले टेस्ट जो है वो सिर्फ अडल्ट के किए गए थे, ट्रायल जो है वो अडल्ट पे हुए थे, बच्चों पे ट्रायल नहीं हो गए थे, इसीलिए तब जो है वो बच्चों को परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन अब जो है वो बच्चों पे ट्रायल भी हो रहे हैं, और जल्दी से जल्दी जो है वो बच्चों के लिए वैक्सीन भी आ जाएगी। अगर हम बात करें तो फाइज़र ने 12+ अप्रूव हो गया है, और मॉडर्ना की अगर हम बात करें तो उसने अभी 17+ ही अप्रूव की है। और ऐसा कहा जा रहा है कि मॉडर्ना एक वैक्सीन लेके आ रही है जो 2021 के अंत तक आ जाएगी, जो वैक्सीन 6 महीने से लेके 12 ईयर तक के बच्चों के लिए भी अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, 6 महीने से ऊपर वाला बच्चा और 12 साल के बीच भी जो बच्चे हैं उनको भी ये वैक्सीन जो है वो यूएसए में शुरू हो जाएगी। ये कब शुरू हो सकती है? 2021 के अंत तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो मेरे बचे हुए पॉइंट थे कि प्रेग्नेंट वूमेन पे क्या रीजंस हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके ऊपर टेस्टिंग नहीं हुई थी, अभी हाल ही में टेस्टिंग चल रही है। यहाँ बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी? वो भी जल्द ही वैक्सीन आएगी। बाकी अन्य देशों में शुरू हो गई है, भारत में जल्द ही वैक्सीन आ जाएगी बच्चों के लिए भी। ये कुछ जो पॉइंट्स थे वो छूट गए थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आते हैं चर्चा के सार के ऊपर। तो चर्चा का सार मैं आपको समझा रहा हूँ कि गारंटी की बात नहीं है। गारंटी आप किस सेंस से पूछ रहे हैं वो आपका दिमाग हो सकता है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, वो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, और अगर फिर मैं आपको सार बताऊं तो हेलमेट का काम करेंगी। जैसे हेलमेट एक्सीडेंट के केस में 50% चांस रहते हैं अगर आपने हेलमेट नहीं डाली है डेथ होने के, और अगर हेलमेट डाली है तो 0.5% चांस रहते हैं। और इसी तरह से अगर आपने सीट बेल्ट पहनी है तो
0.5% रहते हैं चांस डेथ के, और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो 50% चांस जो है वो डेथ के रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हेलमेट की कंपनियां गारंटी नहीं लेती कि आपकी डेथ नहीं होगी, सीट बेल्ट बनाने वाली कंपनियां गारंटी नहीं लेती कि आपकी डेथ नहीं होगी, सिर्फ इसके फ़ायदे होते हैं इसीलिए वो आपको कहते हैं कि हेलमेट डालो, सीट बेल्ट डालो। इसी तरह से वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के फ़ायदे हैं, और इससे अगर किसी की बाई चांस बदकिस्मती से किसी की अगर डेथ हो जाती है तो इसमें आपको कोई गारंटी लेने वाली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इसका पूरा कंक्लूसिव रिपोर्ट्स हैं वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, और अगर किसी की डेथ होती है तो उनके क्या कारण रहते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब एंड में जो हमारा एंड का पॉइंट है वो है लेट अस अवॉइड इन्फोडेमिक, यानी हमारी वीडियो का, हमारी ये जो कोविड अवेयरनेस सीरीज़ है इसका मेन मकसद यही है कि हम भी एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कुछ अपना इस बुरे समय में कुछ हम भी योगदान दे सकें, ताकि कुछ जानें जो हैं वो हमारी वजह से बच जाएं, हमारी वजह से कुछ लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। यही हमारी कोविड अवेयरनेस सीरीज़ का लक्ष्य है, और हमारी तरह जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्फोडेमिक को, यानी इन र्यूमर्स को, जो झूठी अफवाहें हैं इनको रोकें, हमारी तरह आप भी इसमें रोल प्ले करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैलाएं, लोगों में इन्फोडेमिक को रोकें और अफवाहें को रोकें। ठीक है, तो आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।